हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं कि मैं एक हफ्ता कोई भी वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। रीजन मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी बता चुका। मैं अपने कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स में बहुत बुरी तरह उलझ गया था, जिसकी वजह से ना ही मैं टाइम निकाल पा रहा था, ना ही एनर्जी निकाल पा रहा था कि आप लोगों के लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर पाऊं। खैर, अब मेरा वर्क प्रेशर काफी कंट्रोल में आ चुका है, तो अब मैं अपना यूजुअली वापस से लेक्चर्स रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगा। एक और अनाउंसमेंट, हमारे व्हाट्सएप डाउट एंड टेस्ट सीरीज ग्रुप बच्चों के लिए फ्राइडे को दूसरा टेस्ट कंडक्ट होगा। टाइम और शेड्यूल सब कुछ बता दिया गया है। जो चैप्टर हम कवर करने वाले वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन और कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। तो अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, डाउट्स डिस्कस करना चाहते हैं और मेरी कंप्लीट गाइडेंस चाहते हैं, तो फटाफट से मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर एक ईमेल ड्रॉप कर दीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी दोनों भी आपको नीचे टेक्स्ट पे दिख रही होगी। साथ ही साथ डिटेल्ड वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा। आपकी जो भी क्वेरीज क्वेश्चंस है उसको आप देख सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स उस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने डिस्कशन किया था वो था ड्यू डेट और मेच्योरिटी डेट का। तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि ड्यू डेट मेच्योरिटी डेट कैसे निकाली जाती है, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जाएंगे तो आपको इसकी समझ होनी चाहिए। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्या शुरू करेंगे, हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करना शुरू करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात नहीं हुई थी, पर अब हमको बेसिक अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज क्या पास करते हैं जब बिल इशू होता है और एक्सेप्ट होता है। मैं आपको इससे पहले कि शुरू करूं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि इस चैप्टर में हमने ऑल्दो डिस्कस किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज अलग चीज होती है और प्रोमिसरी नोट अलग चीज होती है, लेकिन जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे तो अकाउंटिंग एंट्रीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में दोनों में कॉमन ही रहती है। ठीक है, तो अकाउंटिंग एंट्री करते वक्त, जनरल एंट्रीज डिस्कस करते वक्त बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना होता। और दूसरी बात मैं आपको यह भी बता देता हूं, जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं उसमें मोस्टली बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात होती है, प्रोमिसरी नोट की बात नहीं होती। हालांकि आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, आपको मीनिंग क्लियर होने चाहिए दोनों चीजों में। ठीक है, तो पहले तो आपको इसमें कंफ्यूजन में नहीं पड़ना कि सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट दोनों में क्या अलग अलग अकाउंटिंग एंट्रीज होती है। द आंसर इज नो। मैं फिर से बता रहा हूं, एंट्रीज आपकी कॉमन ही चलती है। ठीक है, तो यहां पे जब भी मैं एग्जांपल बताऊंगा या जब भी डिस्कशन करूंगा, मैं बार बार बिल 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 बोलता रहूंगा, लेकिन आप समझ जाना कि भाई ठीक है, प्रोमिसरी नोट में भी मोटा मोटा जो फंडा होता है वो सेम ही होता है और सेम ही तरह से हमारी एंट्रीज बनती है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दो अपने पास, जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। तो हम लोग बहुत बेसिक जर्नल एंट्री से शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग सारी बातों को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, तो जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। तो इसमें कहानी क्या होती है भाई, सिंपल कहानी होती है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी। दो व्यक्ति ले लेते हैं, एक ले लेते हैं एक्स, एक ले लेते हैं वाई। मान लीजिए एक्स सेलर है और वाई बायर है। ठीक है, यानी कि एक्स वाई को उधारी पे कुछ गुड्स बेचता है। मैं क्रेडिट सेल लिख लेता हूं। ठीक है, तो एक्स वाई को उधारी पे गुड्स बेचता है, तो ये हमारा सिंपल फंडा हो गया। चलिए, अच्छा, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात होगी, जब हम बिल ड्रॉ करने की बात करेंगे, तो आपको याद होगा हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में पार्टीज की डिस्कशन की थी। हमने बेसिकली बोला था तीन पार्टीज होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, एक होता है ड्रॉर, एक होता है ड्रॉई और एक होता है पे। ड्रॉर वो होता है जो बिल बनाता है, जो बिल इशू करता है, आप कह सकते हो। ड्रॉई वो होता है जो बिल एक्सेप्ट हो करता है। पेई वो होता है जिसको बिल के अगेंस्ट पैसा रिसीव होगा, मिलेगा। और हमने ये भी बात की थी कि ड्रॉर और पेई एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। तो जब मैं ये सिनेरियो बना के चल रहा हूं, मैं आपको सिंपल एक सिनेरियो बना के चल रहा हूं ताकि जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज लिखे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना आए।
ठीक है। तो जब मैं बात कर रहा हूं कि एक्स सेलर है और वाई बायर है और एक्स वाई को उधारी पे सामान कुछ बेच रहा है, ठीक है। तो जब बिल ड्रॉ होगा तो बिल कौन ड्रॉ करेगा? बिल एक्स ड्रॉ करेगा, बिल एक्स ड्रॉ करेगा और एक्स हमारा बन जाएगा ड्रॉअर, ठीक है। और वाई, वाई के लिए क्रेडिट परचेज हो जाएगी, वाई के लिए क्रेडिट परचेज हो जाएगी और वाई क्या बन जाएगा? वाई बन जाएगा ड्रॉई, यानी जो बिल एक्स ड्रॉ करेगा उसको वाई एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो पहले तो ये सिनेरियो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आइए जी अब डिस्कस करते हैं हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज हमें इसमें कैसे कैसे करनी पड़ती है। तो आपको दोनों की बुक्स में एंट्रीज आनी चाहिए। अगर आपसे ड्रॉअर की बुक्स में भी पूछा जा सकता है कि कैसे अकाउंटिंग एंट्री होगी, आपसे ड्रॉई की बुक्स में भी पूछा जा सकता है और इनफैक्ट आपको दोनों भी बुक्स में भी पूछा जा सकता है कि कैसे आपको अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो हम साइड बाय साइड दोनों भी एंट्रीज डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। और मेरे इस एग्जाम्पल में ड्रॉअर कौन है? एक्स है। और फिर हम साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूं, थोड़ी जगह छोड़ के लिखना, ठीक है। आप लोग भी जगह छोड़ के लिखना, थोड़ी मैं और जगह छोड़ देता हूं ताकि साफ साफ दिखे। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। और मेरे ऊपर वाले ड्राइंग में या ऊपर वाले मेरे जो चित्र मैंने जो बनाया सुंदर सा, उसमें कौन ड्रॉई है? वाई ड्रॉई है, ठीक है। तो आपको इस तरह से चीजें क्लियर होनी चाहिए। चलिए, तो दोनों की बुक्स में हम लोग साइड बाय साइड एंट्रीज करते हुए चलेंगे। मैं स्क्रीन फुल कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखता रहे। आइए, तो भाई सबसे पहले क्या होगा? बिल ड्रॉ करने के लिए एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन, एक उधारी की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। तो सबसे पहले उधारी पे सामान बेचा जाएगा, उधारी पे सामान बेचा जाएगा। जैसे कि मैंने ऊपर यहां पे डायग्राम में बनाया, एक्स वाई को सामान बेच रहा है। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, जब एक्स उधारी पे सामान बेच रहा है वाई को, तो एक्स के लिए क्रेडिट सेल है और वाई के लिए क्रेडिट परचेज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि जब क्रेडिट सेल या परचेज होता है तो क्या एंट्री करते हैं। तो ये तो आपकी बचपन से सीखी हुई एंट्री है भाई, क्रेडिट सेल। अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स के लिए मैंने बोला ये क्रेडिट सेल है। तो क्रेडिट सेल की आप एंट्री क्या करते हो? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और यहां पे इस केस में या इस डायग्राम में मेरा डेटर कौन बन गया? वाई बन गया। जो ड्रॉई है वो ही डेटर है। तो फाइनली मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब साइड बाय साइड हम वाई के लिए भी एंट्री करते हुए चलते हैं, यानी ड्रॉई की बुक्स में भी एंट्री करते हुए चलते हैं। तो वाई के लिए हमने बोला ये क्रेडिट परचेज है और क्रेडिट परचेज की एंट्री भी आपने बचपन में सीखी हुई है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। और इसके लिए वाई के लिए क्रेडिटर कौन है? जो ड्रॉअर है वही है, यानी एक्स ही क्रेडिटर है। तो फाइनली आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, टू एक्स अकाउंट। खत्म। एक बार ये क्रेडिट सेल या परचेज जो भी है वो हो जाती है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में ड्रॉअर जो होता है वो बिल बनाता है, वाई उसको एक्सेप्ट करता है। तो नेक्स्ट जो एंट्री हम इसमें सीखेंगे वो होगी फॉर ड्रॉइंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफ बिल, एक्सेप्टिंग ऑफ बिल। देखो भाई, ये जो चैप्टर है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये प्योरली आपका जर्नल एंट्रीज बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। तो आपके ऊपर है या आपके ऊपर ऑप्शन है, या तो जो भी जर्नल एंट्रीज लिखवाई जा रही है आप उसको बैठ के रट लो, है ना। ये तो हमेशा ऑप्शन ओपन ही है। लेकिन मैं क्या प्रेफर करूंगा कि सारी जर्नल एंट्रीज के बीच में हम लोग लॉजिक निकालते हुए चले। आपका घुमा फिरा के सारी बात आ जाती है आपकी जो बेसिक क्रेडिट डेबिट रूल्स होते हैं। डेबिट और क्रेडिट करने के जो आप रूल्स बचपन से सीखते हुए आते हो, वो रूल्स अगर आप यहां पे अप्लाई कर दोगे तो आपको जर्नल एंट्रीज का भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरा तो ऑब्वियसली फोकस रहेगा कि हम जर्नल एंट्रीज रटे ना, लेकिन आप लोगों के प्योरली ऊपर है कि भाई आप ये एंट्रीज जो भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, वो रटना चाहते हो या फिर वो लॉजिकली समझ के खुद बनाना चाहते हो।
इस चैप्टर में अगर आप जर्नल एंट्रीज खुद बनाना सीख जाओगे ना, तो आपको इस चैप्टर में मैं बताऊं, आपको कभी भी इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बेसिक अपने स्टार्टिंग वाले कॉन्सेप्ट्स हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट वगैरह वगैरह, वो एक अलग चीज है। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे, आपको ट्रस्ट में कभी भी रिवाइज करने की इस चैप्टर में जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली क्वेश्चन देख के अपने आप लॉजिक और जर्नल एंट्रीज या जो भी अपने क्रेडिट डेबिट रूल्स होते हैं उसको अप्लाई करके खुद ही एंट्रीज बना सकते हो। ठीक है, तो आपका, मैं आपसे यही बोलूंगा कि आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आप इतनी अच्छी पकड़ बना लो, इतने अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो कि आप लोग अपने आप ही जर्नल एंट्रीज बना दो। आपको कभी रटी रटाई एंट्रीज जो रजिस्टर या किताब में अपने देखने की जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है, तो मैं आपको सारी एंट्रीज के लॉजिक बताते हुए चलूंगा आराम आराम से। चलिए, सेकंड मैंने बोला कि जब क्रेडिट सेल परचेज हो गई तो बिल बनाता है ड्रॉर और ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करता है। अब एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जब ये बिल एक्सेप्ट हुआ, तो ये बिल एक्स के लिए क्या बन गया? अब इस बिल के अगेंस्ट एक्स को पैसा मिलने वाला है, यानी एक्स के लिए एक प्रकार से एसेट हो गया, है ना। तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा? एक्स इसको बोल देगा बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट इसको पैसा रिसीव होने वाला है ना, और ये इसके लिए एसेट है, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो क्रेडिट किसको करेंगे? एक एसेट आया, दूसरा एसेट चला गया, यानी ऊपर जब हमने वाई को एज अ डेटर डेबिट किया था, अब जब उस डेटर के अगेंस्ट हमें बिल मिल गया तो हमने क्या किया? हमने उसके अगेंस्ट बिल को रिकॉर्ड कर दिया, एक नया एसेट रिकॉर्ड कर दिया, और जो वाई का अकाउंट है अब वो हम लोग क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब वाई जो है, अब वाई से हमें पैसा नहीं मिलने वाला, हमें अब बिल के अगेंस्ट पैसा मिलने वाला है, तो अब हम बिल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो फाइनली मेरी एंट्री बन गई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक हमारा एसेट क्रिएट हो गया और दूसरा एसेट हमारा खत्म हो गया, जो डेटर है वो हमारा खत्म हो गया, तो उसके लिए हम लोग वाई को क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल सेम वे में अब वाई के लिए सोचना, वाई के लिए सोचना, द मोमेंट वाई ने इस बिल को एक्सेप्ट कर दिया, तो अब क्या हो गया? वाई के लिए एक लाइबिलिटी खड़ी हो गई, क्योंकि अब इस बिल के अगेंस्ट वाई को पेमेंट करनी है। तो वाई के लिए क्या है? ये एक लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, और इसको हम टर्म क्या बोल देंगे? इसका नाम क्या दे देंगे? हम बोल देंगे बिल्स पेएबल। पेएबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करनी है वाई को, इसलिए ये पेएबल हो गया। अच्छा, अब डेबिट क्या करेंगे? एक लाइबिलिटी हमने रिकॉर्ड कर दी, ऊपर जो एक्स के अकाउंट हमने क्रेडिट किया था एज अ लाइबिलिटी, अब वो खत्म हो गई, क्योंकि उसके अगेंस्ट बिल्स पेएबल हमारा एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। तो जो हमने एक्स को क्रेडिट किया था, तो अब इस लाइबिलिटी को हम खत्म कर देंगे, तो एक्स के अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। बस ये आपकी होगी बेसिक एंट्री फॉर क्रेडिट सेल या परचेस, एंड साथ ही साथ फॉर ड्रॉइंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफ बिल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं चलूंगा, एक एक करके छोटा छोटा करके आपकी एंट्रीज बनवाऊंगा। हालांकि आपकी किताब में, स्टडी मटेरियल में सब एक साथ ठोक दिया गया है, लेकिन मैं थोड़ा इसको डिफरेंट ढंग से कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आप चीजों को लिंक कर पाओ, स्टेप बाय स्टेप समझ पाओ। ठीक है, तो अब हमारी कहानी खत्म हो गई। एक्स ने वाई को गुड्स को बेचे उधारी पे, और बिल इशू कर दिया गया, एक्सेप्ट हो गया, तो उस सब चीजों की हमने एंट्री कर दी। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ बिल बाय द होल्डर। यानी एक बार एक्स ने वाई को गुड्स बेच दिया और एक्स के पास बिल आ गया, है ना, वाई ने मतलब बेसिकली बिल एक्सेप्ट कर लिया और एक बिल रिसीवेबल एक्स के पास आ गया। अब उस बिल के साथ एक्स क्या क्या कर सकता है, एक्स के पास क्या क्या ऑप्शंस है ना, ये हम सीखेंगे इस कॉन्सेप्ट में। तो हेडिंग बन गई मेरी ट्रीटमेंट ऑफ बिल बाय द होल्डर, यानी ड्रॉर। ड्रॉर बिल के साथ क्या क्या कर सकता है। तो आप लोग पहले मेरे साथ साथ लिखिएगा, होल्डर ऑफ द बिल, या दोबारा लिख लो चाहे तो, दैट इज ड्रॉर हैज द फॉलोइंग ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं होल्डर ऑफ बिल के पास। पहला आप लिखो, रिटेन द बिल टिल मेच्योरिटी। दूसरा ऑप्शन लिखना, सेकेंड ऑप्शन क्या अवेलेबल होता है, डिस्काउंट द बिल विद बैंक,
थर्ड लिखना, endorse the bill in favor of his oblique her creditor। और फोर्थ लिखना, send the bill to bank for collection। फॉर कलेक्शन। तो ये ऑप्शन होते हैं होल्डर ऑफ बिल के पास। क्या चार चार ऑप्शन है, अभी सारे ऑप्शंस को अलग अलग से डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको चारों ऑप्शंस पता होने चाहिए कि होल्डर ऑफ बिल क्या क्या कर सकता है बिल के साथ। हमने बोला या तो वो बिल को रिटेन कर सकता है टिल मैच्योरिटी, या फिर वो बिल डिस्काउंट करा सकता है बैंक के साथ, या फिर वो बिल एंडोर्स करा सकता है इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर, या फिर फोर्थ ऑप्शन वो बिल भेज सकता है फॉर कलेक्शन, जिसको हम बोलते हैं सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन। तो एक एक करके हम चारों केसेस में देखते हैं कि किस प्रकार से हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती है। चलिए, तो आप लोग लिखना ऑप्शन 1, या ऑप्शन 1 नहीं लिखते, केस 1 लिखते हैं। केस 1, व्हेन बिल इज रिटेन्ड till maturity। when bill is retained till maturity। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये सबसे सिंपल ऑप्शन है। नाम से पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या हो रहा है। जो ड्रॉर है या होल्डर है वो मेच्योरिटी तक बिल अपने पास रखेगा। जैसी मेच्योरिटी डेट आ जाएगी वो बिल लेके ड्रॉई के पास पहुंच जाएगा और ड्रॉई बिल के अगेंस्ट जो भी पेमेंट करनी होगी वो पेमेंट कर देगा। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल सिनेरियो बन गया। तो इस केस में एंट्री किस किस प्रकार से करनी होती है, तो पहले समझते हैं हम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, है ना। वही एक्स को मानते हुए चल रहे हैं हम लोग। अपना जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल एक छोटा सा मैंने आपके साथ जो डायग्राम बनाया उसी को बेस लेके चलते हैं। तो सपोज ड्रॉर जो है यानी एक्स है, वो कैसे अपनी बुक्स में एंट्री करेगा। देखो, क्रेडिट सेल परचेज की एंट्री हो गई, बिल रिकॉर्ड करने की, इशू करने की, जो भी है बिल रिसीवेबल बिल पेबल, वो सारी एंट्री हम कर चुके। अब हम उसके बाद देख रहे हैं कि जो जो भी होल्डर है वो जैसे जैसे भी अपने बिल को यूज कर रहा है, जैसे भी उसको ट्रीट कर रहा है, उसके अगेंस्ट वो कैसे उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, तो एक्स क्या करेगा आप खुद सोचो। मेच्योरिटी डेट तक बिल वो अपने पास रख रहा है और मेच्योरिटी डेट आते ही, या ड्यू डेट मैं बोल देता हूं, ड्यू डेट आते ही वो बिल के अगेंस्ट उसको पैसा मिल जाएगा। तो क्या एंट्री पास करेगा एक्स यानी ड्रॉर, तो ड्यू डेट पे सबसे पहले वो ड्यू डेट पे एंट्री पास करेगा, ऑन द ड्यू डेट। क्या एंट्री पास करेगा, वो बोलेगा चलो बिल के अगेंस्ट मुझे पैसा मिल गया, तो बैंक को डेबिट कर देगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और जो बिल रिसीवेबल एक एसेट खड़ा हुआ था, अब वो एसेट खत्म हो गया क्योंकि उसके अगेंस्ट पैसा मिल गया, तो इस बिल्स रिसीवेबल को वो क्रेडिट कर देगा। बस खत्म एंट्री। ये हो गई एंट्री आपकी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। अच्छा, ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। और ड्रॉई कौन मान के चल रहे हैं हम लोग, वाई। अब वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वाई भी पहली बात एंट्री करेगा ड्यू डेट पे, ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट। वो क्या एंट्री करेगा भाई, अब वाई के लिए क्या होगा, वाई बिल के अगेंस्ट क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है ना। तो वाई क्या करेगा, पेमेंट कर रहा है तो बैंक को क्रेडिट करेगा टू बैंक अकाउंट, और डेबिट किसको करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट को, क्योंकि अब लाइबिलिटी उसकी खत्म हो रही है। बेसिकली एक लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहा है वो, तो नॉर्मल अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ करने की जो एंट्री होती है वही हमारी एंट्री बन जाएगी। तो फाइनल एंट्री बन गई बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डन। बस, तो जब बिल मेच्योरिटी तक रिटेन होता है तो इस प्रकार से बस सिंपल हमारी एंट्रीज हो जाती है। ये हो गया हमारा केस 1। केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या करना है हमको। केस 2 क्या बोला था हमने, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक।
व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक। तो पहले तो भाई समझो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, ठीक है, खाली समझ लेना, बहुत सिंपल है। तो हमने बोला था भाई एक्स हमारा ड्रॉर है, वाई हमारा ड्रॉई है, ठीक है। वाई में लिख नहीं रहा, मैं एक्स की बात कर रहा हूं क्योंकि हम लोग एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा कर रहे हैं। वाई एक्स हमारा ड्रॉर है, इसके बाद एक बिल्स रिसीवेबल पड़ा हुआ है, कुछ भी ले लेते हैं, सपोज 10,000 रुपए का। इसकी जो ड्यू डेट पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है 3 मंथ्स बाद, यानी इस बिल के अगेंस्ट एक्स को पेमेंट मिलेगा सपोज 3 महीने बाद। अब मानो एक्स को पैसों की जरूरत है, एक्स कहता है यार मैं 3 महीने तक इंतजार नहीं कर सकता, मुझे तो ये 10,000 रुपए आज ही चाहिए, है ना। अब वो ड्रॉई के पास तो जा नहीं सकता, वो वाई के पास तो जा नहीं सकता, वाई के पास वो पैसा मांगने जाएगा तो बोलेगा भाई देखो बिल में साफ साफ लिखा है ड्यू डेट 3 महीने बाद है, तुम मेरे से आज पैसा नहीं मांग सकते, तुम जोर जबरदस्ती करके मुझसे आज पैसा नहीं ले सकते, 3 महीने का टाइम है बिल के अकॉर्डिंग, तो 3 महीने बाद जो भी ड्यू डेट पड़ रही है मैं उसी ड्यू डेट पे पेमेंट करूंगा, ठीक है। और लाजमी है, एक्स तो वाई को फोर्स नहीं कर सकता पेमेंट करने के लिए, लेकिन एक्स को पैसों की जरूरत है, उसको तो आज ही पैसा चाहिए। तो एक्स क्या कर सकता है, एक्स के पास ऑप्शन होता है कि वो ये बिल लेके बैंक के पास चला जाए, वो बिल लेके बैंक के पास चला जाए और बैंक को बोले देखो बैंक भाई मेरे पास ये 10,000 रुपए का बिल पड़ा है, अब मुझे पैसों की जरूरत है, आप एक काम करो ये बिल आप रख लो अपने पास और इसके अगेंस्ट पैसा मुझे आप आज दे दो। 3 महीने बाद ये बिल, इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट वाई से मिलनी है, मैं वाई को बोल दूंगा कि भाई ये बिल मैं डिस्काउंट करा चुका बैंक के साथ, आप बैंक को ही जाके पेमेंट कर देना, ठीक है। तो आप मुझे आज पैसा दे दो इसके अगेंस्ट और 3 महीने बाद ये बिल के अगेंस्ट पैसा आपको वाई से मिल जाएगा। अब बैंक तैयार हो जाता है, बैंक बोलता है ठीक है दे दो बिल, मुझे दे दो, मैं इसके अगेंस्ट आपको पेमेंट आज ही कर देता हूं। अब लेकिन अब ये सोचो बैंक क्या एक्स का चचेरा भाई है? क्या एक्स का चचेरा भाई है जो मुफ्त में काम कर लेगा उसके लिए? क्या बैंक चुपचाप बिल लेके उसको 10,000 रुपए पकड़ा देगा? बैंक बोलेगा नहीं मैं मुफ्त में थोड़ी काम करूंगा, मैं फोकट में, मैं कोई सोशल सर्विस करने थोड़ी ना बैठा हूं, मैं भी अपना बिजनेस करने बैठा हूं, मैं भी अपना कुछ कमाने के लिए बैठा हूं। तो बैंक बोलेगा ठीक है भाई आप 10,000 रुपए का बिल दे दो, लेकिन मैं इसमें से कुछ चार्जेस काटूंगा, मैं आपसे कुछ चार्जेस लूंगा इस बिल के अगेंस्ट, यानी कि मैं आपको 10,000 रुपए का बिल मैं आपसे ले तो रहा हूं, लेकिन मैं आपको बदले में 10,000 रुपए नहीं दूंगा, मैं आपको 9,900 रुपए ही दूंगा, है ना। तो 10,000 रुपए का मैं बिल ले रहा हूं, इसमें से 100 रुपए में काट के आपको बदले में 9,900 रुपए दूंगा, है ना। एक्स बोलेगा ठीक है भाई, एक्स को तो पैसों की जरूरत है, एक्स बोलेगा ठीक है भाई रख लो 100 रुपए और आप मेरे को बचे 9,900 रुपए आज ही पकड़ा दो। अच्छा ड्यू डेट पे क्या होगा? ड्यू डेट पे बैंक वाई से पैसा लेगा, ड्यू डेट पे बैंक वाई से पैसा लेगा, है ना। और वाई से कितना पैसा लेगा? वो तो पूरे बिल का पैसा लेगा, वो तो पूरा 10,000 रुपए लेगा। तो यहां पे हुआ क्या, बैंक ने अपनी कमाई कर ली 100 रुपए की, है ना, 9,900 रुपए एक्स को दिए और वाई से मिल गए उसको 10,000 रुपए, यानी 100 रुपए की बैंक की कमाई हो गई। लेकिन हम बैंक के लिए अकाउंटिंग नहीं कर रहे, तो मैंने यूं ही आपको बता दिया, हम तो ड्रॉर और ड्रॉई के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक्स का क्या हुआ, एक्स ने 10,000 रुपए का बिल बैंक को पकड़ाया और बदले में उससे 9,900 रुपए ले लिया। इसी को हम बोलते हैं भाई डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद बैंक, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद बैंक। और जो ये 100 रुपए के चार्जेस काट लिए, जो 100 रुपए के बैंक ने चार्जेस काट लिए, ये एक्स के लिए खर्चा है, ड्रॉर के लिए खर्चा है, और इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है। एक और बात पे मैं आपका गौर दिलाना चाहता हूं। आप देखना हमने क्या बोला था, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज की बात करते थे, ड्रॉर, ड्रॉई और पे। अब यहां पे देखना ड्रॉर कौन है, ड्रॉर तो एक्स ही है, बिल एक्स नहीं बनाया था। ड्रॉई कौन है, ड्रॉई तो भाई वाई है क्योंकि बिल एक्सेप्ट वाई नहीं किया था। लेकिन अब यहां पे पेई कौन बन गया, क्या पेई एक्स है? एक्स तो नहीं रहा, क्योंकि बिल के अगेंस्ट अब पेमेंट किसको मिलने वाली है, बैंक को मिलने वाली है। तो इस केस में मेरा बैंक बन जाता है पेई। इसलिए हमने बोला था कि भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में पेई मे और मे नॉट बी द सेम एज ड्रॉर। केस नंबर 1 में जब हमने डिस्कस किया था, जहां पे बिल मेच्योरिटी तक होल्ड कर रहा था एक्स, तो वहां पे पेमेंट किसको मिल रही थी, बिल के अगेंस्ट एक्स को ही मिल रही थी, यानी ड्रॉर को ही मिल रही थी। तो यहां पे तो ड्रॉर और पेई सेम थे, लेकिन जब मैं केस 2 की बात कर रहा हूं तो केस 2 में ड्रॉर और पेई अलग अलग हो गए। ड्रॉर तो एक्स है, लेकिन पेई कौन है, जिसको पैसा मिलने वाला है बिल के अगेंस्ट, दैट इज बैंक है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपका कॉन्सेप्ट साथ साथ पूरा लॉजिक
कहानी के साथ साथ आपको बिल्ड कराते हुए चल रहा हूं। तो आई होप पहले तो आपको ये पूरी मीनिंग क्लियर हो गया होगा, डिस्काउंटिंग का पूरा आपको कहानी समझ आ गई होगी। अगर आपको कहानी समझ आ गई तो क्या आप लोग अकाउंटिंग एंट्री बना सकते हो? मैं आपको बोलता हूं, आपको सपोज पता ही नहीं अकाउंटिंग एंट्री, इस किताब छोड़ दो, हर जगह छोड़ दो, आप खुद से बनाओ अकाउंटिंग एंट्री। तो मुझे बताओ, ड्रॉर क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करेगा? ड्रॉर क्या जर्नल एंट्री बनाएगा भाई? ड्रॉर कौन है यहां पे? मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्स है। ड्रॉर क्या अकाउंटिंग एंट्री बनाएगा? यहां पे आप सोचना ड्रॉर के लिए क्या क्या हो रहा है। ड्रॉर के पास से 10,000 रुपए का बिल जा रहा है, क्योंकि बिल अब वो बैंक को पकड़ा के आ गया है ना। तो 2 लाइन की जगह छोड़ के चाहे तो लिखना आप लोग भी, 2 बिल्स रिसीवेबल। तो बिल तो पूरा खत्म हो गया है ना। अब मैंने ऊपर एक छोटा सा ऐसी एग्जांपल बोला था, तो उसी एग्जांपल की फिगर ले लेता हूं आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए। 10,000 रुपए का बीआर था, बिल्स रिसीवेबल था, एक्स ने मोमेंट बैंक को पकड़ा दिया तो ये खत्म हो गया, तो 10,000 रुपए से बिल्स रिसीवेबल चला गया, तो बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, साथ ही साथ क्या हुआ? एक्स को पैसा मिल गया, एक्स को आज ही पैसा मिल गया बैंक से। लेकिन वो कितना पैसा मिला मेरे इस एग्जांपल में? क्या पूरा 10,000 रुपए मिला या 9,900 रुपए मिला? द आंसर इज 9,900 रुपए मिला। तो एक्चुअली में पैसा कितना मिला इसको, इसके अगेंस्ट 9,900 रुपए मिला। अच्छा, फिर हमने बोला ये डिस्काउंटिंग चार्जेस की बात करी, जो चार्जेस बेसिकली 100 रुपए के बैंक ने काटे। एक्स के लिए चार्जेस क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो खर्चा जो आ गया हमारा, इस खर्चे को हमें क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे? डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट। तो मेरे इस एग्जांपल में कितने रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गए? 100 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गए। दैट्स इट, ये आपकी एंट्री है। क्या आपको ये एंट्री रटने की जरूरत है, या आप अपने आप सोच सोच के बना सकते हो? खुद सोचना है ना। तो ये चैप्टर ऐसा है नहीं कि जिसमें आप एंट्रीज बैठ के रटो, कहानी समझो, अपने डेबिट क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करो और अपने आप आपकी एंट्री बन के तैयार हो जाएगी। तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना है इस चैप्टर को, वरना तो आप हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे। चलो, तो हमारा इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। तो आई होप पहले तो आपकी एंट्री क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर वाई क्या अकाउंटिंग एंट्री करेगा? जब एक्स ने बैंक को बिल डिस्काउंट करा दिया तो वाई क्या अकाउंटिंग एंट्री करेगा? तो खुद सोचना, क्या वाई को कोई इसकी एंट्री पास करने की जरूरत है? भाई ये जो डिस्काउंटिंग हो रहा है, ये किसके बीच की ट्रांजैक्शन हो रही है? एक्स और बैंक के बीच की ट्रांजैक्शन हो रही है। क्या इसमें कोई वाई का रोल है? वाई का तो कोई रोल नहीं है। वाई ने तो ऑलरेडी बिल्स पेबल एक 10,000 रुपए का, अगर मैं यहां पे एग्जांपल में लूं, तो बिल्स पेबल की एक लाइबिलिटी पहले रिकॉर्ड कर चुकी है। तो वाई को कोई लेना देना है कि भाई एक्स बैंक के पास जाके डिस्काउंट करा रहा है या नहीं करा रहा? द आंसर इज नो। वाई के लिए क्या है? वाई के लिए तो कहानी सेम ही है। 3 महीने बाद जब ड्यू डेट आ जाएगी तो वाई को बिल्स पेबल के अगेंस्ट पेमेंट करनी होगी, है ना। तो वाई के लिए क्या कोई स्पेशल अकाउंटिंग एंट्री पास होगी डिस्काउंटिंग के केस में? द आंसर इज नो। ठीक है, तो इस बात को हम लिख लेते हैं नोट में ही। नोट, नो सेपरेट एंट्री will be passed by the drawee, by the drawee। तो ड्रॉई को कोई अलग एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो एक्स और बैंक के बीच में हो रही है। वाई का इसमें कोई लेना देना नहीं है ना। तो वाई कोई भी एंट्री नहीं पास करेगा। वाई तो जब ड्यू डेट आएगी तो अपनी वही जीसीपीटी एंट्री जो हमने सीखी थी यहां पे, ये वाली एंट्री, अपनी नॉर्मल लाइबिलिटी पे करने की एंट्री वो पास करेगा ड्यू डेट पे। दैट्स इट। ठीक है, तो यहां पे वाई का कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरी बात, एक और नोट लिखते हैं। नोट, डिस्काउंटिंग चार्जेस may be directly given in question or may have to be calculated using a given rate per annum। ठीक है, तो जो डिस्काउंटिंग चार्जेस की हमने बात करी है, यहां तो मैंने आपको जैसे 100 रुपए बोला। अब ये 100 रुपए या तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बता देगा कि एग्जैक्टली इतने रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस है,
या तो फिर वो आपको कोई रेट बता देगा, एक पर एनम का रेट बोल देगा, 8% पर एनम, 10% पर एनम, जो भी। तो आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस, इंटरेस्ट रेट या जो भी रेट आपको दिया हुआ है उसको यूज करके कैलकुलेट करना होगा। अब वो कैलकुलेट होगा कैसे? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे वहीं पे मैं आपको दिखा दूंगा कि किस प्रकार से आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस की कैलकुलेशन करनी होती है। बहुत सिंपल और लॉजिकल है, कोई उसमें ट्रिकी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट अबाउट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखना केस नंबर 3, व्हेन बिल इज इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। इसमें क्या कहानी होती है? तो सेम, एक्स एक पार्टी थी, वाई एक पार्टी थी। एक्स हमारा ड्रॉर था और वाई हमारा ड्रॉई था। वाई हमारा ड्रॉई था, है ना। सपोज एक्स के पास एक बिल रिसीवेबल पड़ा है 5,000 रुपए का। ठीक है, अब यहां पे क्या कहानी होती है? एक्स के पास बिल पड़ा है 5,000 रुपए का, यानी एक्स वाई से इस बिल के अगेंस्ट 5,000 रुपए लेगा। अब सपोज हमारे एक्स का एक और क्रेडिटर था, हमारे एक्स का एक और क्रेडिटर था, सपोज ऐसे ही ले लेते हैं जेड। ये कौन है? क्रेडिटर ऑफ एक्स। और एक्स जेड को ओ करता था 5,000 रुपए। एक्स ओ करता था 5,000 रुपए, है ना। तो जेड एक्स का क्रेडिटर है और एक्स जेड को कितने रुपए ओ करता है? 5,000 रुपए को ओ करता है। तो यहां पे एक्स क्या कर सकता है? एक्स के पास एक ऑप्शन हो सकता है। एक्स बोल सकता है मैं एक काम करता हूं, जो ये बिल्स रिसीवेबल 5,000 रुपए का पड़ा है, क्यों ना इसको मैं ये जेड को दे दूं, ये मैं जेड को दे दूं। तो एक्स जेड के पास जाता है और उसको पकड़ा देता है बिल, भाई देखो मेरे को तुझको देने हैं 5,000 रुपए और ये मेरे पास 5,000 रुपए का बिल है, इस बिल के अगेंस्ट मुझे वाई से 5,000 रुपए मिलने वाले। तो एक काम कर, ये बिल तू पकड़ ले, जब ड्यू डेट आएगी तो वाई से 5,000 रुपए तू ले लियो और मेरी उधारी खत्म कर दिए। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल। ठीक है, अच्छा। अब जब इंडोर्स होता है बिल, तो जो बंदा इंडोर्स करता है बिल उसको हम बोलते हैं इंडोर्सर। तो मेरे इस एग्जांपल ने एक्स ने इंडोर्स किया है बिल, तो इसको हम बोल लेंगे एक्स हमारा अब क्या बन जाएगा? ड्रॉर तो वो है ही है, साथ ही साथ वो इंडोर्सर भी बन जाएगा। और जिसके फेवर में बिल इंडोर्स होता है उस पार्टी को हम बोलते हैं इंडोर्सी। इंडोर्सी। तो मेरे इस एग्जांपल में किसके फेवर में इंडोर्स हुआ है बिल? जेड के फेवर में हुआ है, तो जेड हो जाएगा मेरा इंडोर्सी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहां पे भी मैं आपको सेम चीज दिखाना चाहता हूं। यहां पे अब इस केस में बिल का कौन है? बिल की वही 3 पार्टीज आइडेंटिफाई करना। ड्रॉर हमारा एक्स है, ड्रॉई हमारा वाई है। अब पेई कौन है? इस केस में पेई कौन बन जाएगा? क्या पेई एक्स है? द आंसर इज नो, क्योंकि अब बिल किसके पास आ गया है? बिल जेड के पास आ गया है। 5,000 रुपए का बिल जेड के पास आ गया है, यानी ड्यू डेट पे अब जेड को 5,000 रुपए मिलेंगे बिल के अगेंस्ट फ्रॉम वाई, है ना। तो यहां पे पेई कौन बन जाएगा? हमारा जेड बन जाएगा। तो ये भी एक ऐसा केस बन गया जिसमें ड्रॉर और पेई अलग अलग हो जाएंगे, है ना। ड्रॉर और पेई अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है मेरी पूरी कहानी इंडोर्समेंट की। ठीक है, चलिए। तो यहां पे हम लिखेंगे, वही लिखते हैं, जर्नल एंट्रीज क्या होगी? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, यानी यहां पे हो गया मेरे इस एग्जांपल में इंडोर्सर भी हो गया, है ना। कौन है? एक्स। एक्स क्या क्या एंट्री करेगा? एक्स क्या क्या एंट्री करेगा? तो अब वापस से एंट्री खुद से बनाने की कोशिश करना। अब एक्स के लिए क्या हो रहा है? वो एक्स का एक बिल रिसीवेबल है, वो जा रहा है ना। बिल रिसीवेबल वो जेड को देके आ रहा है, तो एक एसेट खत्म हो रहा है। कौन सा एसेट खत्म हो रहा है? बिल्स रिसीवेबल। तो वो क्या करेगा? बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा,
है ना। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा है, तो इसमें कितने रुपए का बिल था, 5,000 रुपए का था, तो 5,000 रुपए का बिल वो क्रेडिट कर देगा, तो बिल्स रिसीवेबल तो क्रेडिट हो जाएगा 5,000 रुपए से। अच्छा, डेबिट क्या होगा, अब एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, एक्स का क्रेडिटर था जेड, जेड एक्स का क्रेडिटर था, है ना। अब जब मोमेंट वो बिल उसको उठा के इंडोर्स करके आ गया, तो अब वो लाइबिलिटी खत्म हो गई, जेड जो क्रेडिटर था वो खत्म हो गया, तो हमको इस क्रेडिटर को खत्म करना है, तो एक्स क्या करेगा, अपनी बुक्स में जेड के अकाउंट को डेबिट कर देगा। क्यों, क्योंकि वो उसका क्रेडिटर था और वो क्रेडिटर खत्म हो रहा है और लाइबिलिटी खत्म करने के लिए हमको उसको डेबिट करना होता है। तो कितने रुपए से यहां पे होगा, मेरे ग्रीन पेन से जो मैंने एग्जाम्पल लिखा, उस एग्जाम्पल में 5,000 रुपए से जेड डेबिट कर देगा, सॉरी एक्स डेबिट कर देगा जेड को। ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी मेरी, जेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, या इसको आप जेड ना लिख के ये भी लिख सकते हो, इंडोर्सीज अकाउंट। और इंडोर्सी कौन है मेरा इस एग्जांपल में, जेड है ना। तो इंडोर्सी के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करा जाएगा। ठीक है, और क्यों करा जा रहा है इसका लॉजिक मैंने आपको बता दी। अच्छा, साथ ही साथ अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ इंडोर्सी की बुक्स में एंट्री क्या होगी, इन द बुक्स ऑफ इंडोर्सी। इंडोर्सी कौन है, जेड। तो जेड अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। अब बिल्स रिसीवेबल जो है वो जेड के पास आ गया, तो जेड के पास एक एसेट आ गया, तो जेड क्या बोलेगा, भाई बिल्स रिसीवेबल एक एसेट आ गया, तो वो उसको डेबिट कर देगा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का बिल आया है, 5,000 रुपए का आया है, तो 5,000 रुपए से वो डेबिट कर देगा। अच्छा, क्रेडिट किसको करेगा, अब जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। जब मैं कह रहा हूं जेड एक्स का क्रेडिटर है, क्या मैं ये बोल सकता हूं, यानी एक्स जेड का डेटर हो गया, एक्स जेड का डेटर हो गया, जेड के बुक्स में एक्स एज अ डेटर आ रहा होगा, है ना। तो द मोमेंट उसको एक्स से जब 5,000 रुपए का बिल मिल गया, तो अब जेड क्या करेगा, अपने डेटर को खत्म कर देगा। तो यानी कि वो क्या करेगा, वो एक्स के अकाउंट को क्रेडिट करेगा, वो एक्स के अकाउंट को क्रेडिट करेगा। कितने रुपए से करेगा, 5,000 रुपए से करेगा, है ना। तो यहां पे भी अगर मैं बोलूं कि चलो एक जर्नलाइज्ड एंट्री बनाते हैं, एक जनरल वे में एंट्री लिखते हैं, तो मैं क्या बोल दूंगा, टू इंडोर्सर्स अकाउंट। और इंडोर्सर कौन है, यहां पे एक्स है ना। तो जेड अपनी बुक्स में एक्स को क्रेडिट कर देगा 5,000 रुपए से, और उसकी जगह एक नया एसेट क्रिएट कर देगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के नाम से। तो ये एंट्री हो जाएगी इंडोर्सी की बुक्स में। अच्छा, सेम वे में अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ ड्रॉई अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, यानी वाई अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा जब बिल इंडोर्स हो रहा है। तो दोबारा सेम चीज सोचना, जब बिल इंडोर्स हो रहा है तो क्या वाई का कोई लेना देना है, जो इंडोर्समेंट हो रहा है वो किसके बीच में कहानी हो रही है, ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रही है, एक्स और जेड के बीच में हो रही है, इंडोर्सर और इंडोर्सी के बीच में हो रही है, ड्रॉर या इंडोर्सी के बीच में हो रही है। वाई का कोई लेना देना है इस ट्रांजेक्शन में, द आंसर इज नो। तो क्या वाई को कोई अलग एंट्री पास करने की जरूरत है जब बिल इंडोर्स हो रहा है, बिल्कुल नहीं। अगेन सेम बात है भाई, वाई तो ऑलरेडी बिल्स पेबल की लाइबिलिटी अपने पास रिकॉर्ड कर चुका है, तो उसको तो ड्यू डेट पे बिल्स पेबल के अगेंस्ट लाइबिलिटी पे करनी है। तो वाई के लिए तो इतनी कहानी इनफ है। ठीक है, वाई को कोई लेने देना नहीं कि भाई बिल इंडोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वाई अपने बुक्स में यहां पे भी कोई एंट्री नहीं करेगा। तो सेम चीज लिखना, नोट नो सेपरेट एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, दैट इज वाई। तो वाई अपने बुक्स में कोई अलग एंट्री पास नहीं करेगा जब इंडोर्समेंट हो रही है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इन द बुक्स ऑफ इंडोर्सी की हमने बात करी थी, इन द बुक्स ऑफ इंडोर्सी की हमने बात करी थी, तो जब बिल उसको मिल रहा था तो वो बिल को रिकॉर्ड करा था, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सर्स अकाउंट। ठीक है, और जब ड्यू डेट आ जाएगी तो अब इंडोर्सी क्या एंट्री करेगा, यहां पे स्टार डाल के मैं एक एंट्री और लिखवा देता हूं, सेकेंड एंट्री, व्हेन या ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट। तो जब ड्यू डेट हो रही है, जब ड्यू डेट होगा तो बिल के अगेंस्ट पेमेंट
इंडोर्सी को मिलेगा, जेड को मिलेगा, तो जेड अपने बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड कर देगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, हालांकि ये आप लोग अपने आप से भी बना सकते थे, बट फिर भी मैंने यहां पे क्लैरिफिकेशन के लिए लिखवा दिया कि ड्यू डेट पे पेमेंट किसको मिलने वाली है, अब इंडोर्सी को मिलने वाली है, यानी जेड को मिलने वाली है। तो जेड अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। डिट्टो सेम एंट्री जो ड्रॉर अपने बुक्स में करता था जब वो बिल रिटेन करता था, तो डिट्टो सेम जो वो एंट्री करता था, बिल्कुल वही एंट्री अब ड्रॉर नहीं करेगा, क्योंकि ड्रॉर के पास तो बिल है ही नहीं। अब वो एंट्री कौन पास करेगा अपनी बुक्स में, इंडोर्सी पास करेगा, यानी जेड पास करेगा। तो ये बात आपको और पता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें मैं एक दो पॉइंट्स और लिखवाना चाहता हूं, एक एरो डाल के और लिखना। वंस बिल इज इंडोर्स्ड, इंडोर्सी becomes the holder of the bill and has the same four options as discussed for the drawer earlier। ठीक है, तो ये पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि मोमेंट बिल जब इंडोर्स हो गया इन फेवर ऑफ इंडोर्सी, तो अब बिल का होल्डर कौन बन गया, इंडोर्सी बन गया। तो होल्डर ऑफ द बिल, ऊपर देखना जो हमने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट लिखा था, थोड़ा सा ऊपर जाके हमने क्या बोला था, होल्डर ऑफ द बिल। होल्डर ऑफ द बिल उसके पास क्या ऑप्शन होते हैं, तो यहां पे हमने ड्रॉर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी स्पेसिफिकली, लेकिन जब बिल इंडोर्स हो गया तो अब इंडोर्सी होल्डर बन गया। तो होल्डर जो है यानी इंडोर्सी है, उसके पास भी फर्दर ये चार ऑप्शन है। तो इंडोर्सी भी यानी जेड भी क्या कर सकता है, जेड के पास भी क्या चार ऑप्शन है, जेड या तो बिल रिटेन कर सकता है मेच्योरिटी पे, या फिर जेड बिल डिस्काउंट करा सकता है अपने बैंक के साथ, यानी या फिर जेड अपने किसी क्रेडिटर को फर्दर इंडोर्स कर सकता है बिल। यस, ऐसा कहीं नहीं है कि भाई एक ही बार बिल इंडोर्स हो सकता है, बिल कितनी भी बार इंडोर्स हो सकता है। तो जेड भी अपने किसी और क्रेडिटर के फेवर में फर्दर इसको इंडोर्स कर सकता है, या फिर जेड भी अपना बिल जो है वो कलेक्शन के लिए बैंक को भेज सकता है। ठीक है, तो पहले तो आपको इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। एक पॉइंट और लिखना इसमें एक पॉइंट और लिखना, if drawee of the bill does not pay the holder on due date, ब्रैकेट में लिखना, दैट इज defaults in payment, then such holder can recover the amount from any of the previous endorser और इवन, या बस इतना लिखना, एनी ऑफ द प्रीवियस इंडोर्सर, इतना पॉइंट काफी है। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, तो इसको ऐसी एक रफ एग्जांपल, सेपरेट एग्जांपल से समझा देता हूं। सपोज ए के पास बिल्स थे, बिल रिसीवेबल था, ए होल्डर था बिल का, ए ने इसको इंडोर्स कराया बी को, बी ने इसको इंडोर्स करा सी को, सी ने इसको इंडोर्स करा डी को, डी ने इसको इंडोर्स करा ई को। यानी कितनी बार इंडोर्स हो गया बिल, एक,
2, 3, 4, तो 4 बार बिल इंडोर्स हुआ। तो अब सपोज ई इज द होल्डर ऑफ बिल, फाइनली ई मेरा होल्डर है बिल का। अब सपोज ड्यू डेट पे ड्रॉई से ई को पैसे मिलते नहीं, ड्रॉई डिफॉल्ट कर देता है पे करने में। तो अब ई के पास क्या ऑप्शन है, ई चाहे तो इस बिल के अगेंस्ट जो पेमेंट है वो डी से रिकवर कर सकता है, चाहे तो वो पेमेंट सी से रिकवर कर सकता है, चाहे तो वो पेमेंट बी से रिकवर कर सकता है, और चाहे तो वो पेमेंट ए से रिकवर कर सकता है। यानी वो किसी से भी पेमेंट रिकवर कर सकता है, एनी ऑफ द प्रीवियस इंडोर्सर। तो अगर कोई पेमेंट पे डिफॉल्ट हो जाता है ड्यू डेट पे, तो जो होल्डर होता है बिल का वो किसी भी पुराने इंडोर्सर से पेमेंट रिकवर कर सकता है। जरूरी नहीं कि ई सिर्फ डी से रिकवर करे, ई सी से भी कर सकता है, बी से भी कर सकता है, ए से भी कर सकता है, किसी से भी कर सकता है। तो यही पॉइंट बस मैंने लिखा कि डिफॉल्ट होने पे जो होल्डर होता है बिल का वो रिकवर कर सकता है द अमाउंट फ्रॉम एनी ऑफ द प्रीवियस इंडोर्सर। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ थ्योरेटिकल पॉइंट है, बट आपको पता होना चाहिए। यहां से एक छोटा मोटा कोई ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, तो दैट इज वाई जरूरी है कि आपको पता हो। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इंडोर्समेंट ऑफ बिल के केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है वो यहां पे डिस्कस हो गया। फाइनली हम अपने चौथे केस की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपना फोर्थ केस डिस्कस करते हैं। केस 4 हो गया हमारा सेंड द बिल फॉर कलेक्शन। सेंड द बिल फॉर कलेक्शन। अब यहां पे क्या कहानी होती है, तो सेम हो गया। सपोज एक्स है, ये ड्रॉर है, इसके पास बिल पड़ा है। तो सपोज एक बिल है इसके पास 10,000 रुपए का ही ले लेते हैं। ये बिल इसको मिलेगा, मतलब जो इसकी ड्यू डेट पड़ेगी वो पड़ेगी 3 महीने बाद। ठीक है, तो ये पीरियड हो गया, बेसिकली पीरियड बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब यहां पे क्या कहानी होती है, एक्स कहता है कि भाई देखो मेरे को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, ये बिल का कागज मेरे पास पड़ा है, मेरे को डर है कि ये कागज मुझसे खो जाएगा, फट जाएगा, कुछ हो जाएगा, जल जाएगा। तो एक्स अपने ऊपर भरोसा नहीं करता। तो एक्स क्या करता है, एक्स ये बिल लेके बैंक के पास जाता है। वो बैंक को बोलता है, बैंक देखो भाई ये बिल आप अपने पास रख लो, ड्यू डेट आने पे अब मेरे बिहाफ पे इस बिल को रियलाइज कर लेना और मेरे अकाउंट में पैसा डाल देना। ठीक है, तो ध्यान रखना ये डिस्काउंटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, डिस्काउंटिंग नहीं हो रही। डिस्काउंटिंग में कहानी क्या हुई थी, डिस्काउंटिंग पे बिल के अगेंस्ट पैसा ड्रॉर को या होल्डर को आज ही चाहिए होता था। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक्स पैसा नहीं मांग रहा बैंक से, एक्स सिर्फ अब सेफ कस्टडी के लिए बिल को रख दे रहा है बैंक के पास, और वो बोल रहा है कि भाई जब ड्यू डेट आएगी तो मेरे बिहाफ पे आप इसके अगेंस्ट पेमेंट रिकवर कर लेना और मेरे अकाउंट में जमा कर देना। इसको हम बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इसको हम बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन इज नॉट इक्वल टू बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, हालांकि यहां पे हम लोग बैंक की बात करते हैं दोनों केस में, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे एक्स सिर्फ सेफ कस्टडी के लिए बैंक के पास रख दे रहा है बिल को, और वो बोल रहा है बैंक को कि भाई आप जब भी ड्यू डेट आएगी तो मेरे बिहाफ पे पैसा ले लेना और मेरे अकाउंट में जमा कर देना। ठीक है, तो ये हो जाता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो यहां पे तो बहुत सिंपल एंट्रीज होती है, कोई भी यहां पे सोचने वाली कहानी नहीं है। तो पहले लिखना इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, है ना। ड्रॉर कौन है, एक्स है। तो जब बिल का कागज लेके वो बैंक के पास रख देगा, यानी व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन, तो क्या एंट्री पास करेगा, तो एक्स कुछ नहीं करेगा, वो एक नया बिल रिकॉर्ड कर देगा। वो बोलेगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, और जो बिल्स रिसीवेबल करके उसने डेबिट कर रखा था, रिकॉर्ड कर रखा था, उसको वो खत्म कर देगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
खत्म। ठीक है, तो कुछ नहीं कर रहा वो एक नया अकाउंट खोल ले रहा है और उसको बोल रहा है बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और जो बिल रिसीवेबल अकाउंट का बैलेंस है उसको उठा के वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट में डेबिट कर दे रहा है, ट्रांसफर कर दे रहा है। जब ड्यू डेट आ जाएगी तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, तो जब ड्यू डेट पे अमाउंट रिसीव हो जाएगा तो क्या एंट्री करेगा, ड्रॉर या एक्स, वो बोलेगा चलो बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन का जो बैलेंस खड़ा है उसको वो खत्म कर देगा, तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। दैट्स इट, दैट्स इट, बस इतनी सी एंट्रीज करनी होती है, बिल्कुल सीधी सीधी एंट्रीज। और यहां पे भी सेम अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ भाई ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या कोई एंट्री करेगा, जब ड्रॉर बिल को लेके कलेक्शन के लिए दे रहा है बैंक को, तो क्या ड्रॉई को इससे लेना देना है, क्या वाई को, मेरे केस में अगर वाई ड्रॉई है तो क्या वाई को कोई लेना देना है। अगेन जो ये ट्रांजैक्शन हो रही है किसके बीच में हो रही है, ड्रॉर और बैंक के बीच में हो रही है, क्या ड्रॉई का कोई लेना देना है, द आंसर इज नो। अगेन वही बात, भाई ड्रॉई अपनी बुक्स में बिल्स पेबल की लाइबिलिटी ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका है, और वाई के लिए तो सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई ड्यू डेट में उसको एक लाइबिलिटी पे करनी है, तो ड्रॉई को या वाई को कोई स्पेसिफिक एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, तो नो एंट्री विल बी पास्ड बाय द ड्रॉई when bill is sent for collection। खत्म, इतनी सी कहानी है। अच्छा, आपके मन में एक सवाल और आ सकता है, आपके मन में एक सवाल और आ सकता है, बहुत वैलिड सवाल आ सकता है कि सर यहां पे भी तो एक्स जो है वो बैंक की कुछ सर्विसेज ले रहा है। जब हमने डिस्काउंटिंग की बात करी थी, हालांकि डिस्काउंटिंग और बिल सेंड फॉर कलेक्शन दोनों सेपरेट चीज है, लेकिन दोनों भी जगह पे क्या हो रहा है, बैंक की कुछ सर्विसेज ली जा रही है। तो जब हमने डिस्काउंटिंग और बिल विद बैंक की बात करी थी तो हमने डिस्काउंटिंग चार्जेस की बात करी थी, हमने बोला था कि बैंक भाई कोई चचेरा भाई तो है नहीं, वो फ्री फंड पे कोई काम नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ चार्जेस लेगा। तो यहां पे भी आपका सेम सवाल आ सकता है कि भाई जब बैंक आपके लिए काम कर रहा है, वो आपको एक आपका बिल जो है एक सेफ कस्टडी में रख रहा है और आपके बिहाफ में उसको रियलाइज भी कर रहा है, तो उसके लिए कोई बैंक क्या कोई चार्जेस नहीं काटेगा, क्योंकि जो एंट्री हमने लिखी इसमें हमने कोई भी चार्जेस की बात नहीं करी। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऑब्वियसली यस, बैंक कोई ना कोई चार्जेस जरूर काटेगा, अपनी जो भी कस्टमर से वो जितने भी चार्जेस वगैरह लेता होगा उसमें कहीं ना कहीं वो चार्जेस जोड़ देगा। लेकिन जो हम एज पर द कोर्स जो प्रिस्क्राइब होता है, जो हम पढ़ते हैं, उसमें बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में कोई भी बैंक चार्जेस की डिस्कशन नहीं होती, तो वो आपसे पूछा नहीं जाता। लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल चार्ज करेगा बैंक, फ्री फंड में कोई भी काम नहीं करेगा, कोई ना कोई वो इस कस्टडी के लिए कोई ना कोई चार्जेस जरूर लेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली यस चार्जेस होंगे, लेकिन जब हम यहां पे पढ़ रहे हैं एज पर द कोर्स, एज पर द कंटेंट जो हमें पढ़ना होता है, हम यहां पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में चार्जेस को बेसिकली इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, हम इग्नोर करके चलते हैं। दैट डजंट मीन कि प्रैक्टिकली कोई चार्जेस कोई चार्जेस लेगा नहीं बैंक, बिल्कुल लेगा। ठीक है, तो जस्ट मैंने बता दिया क्योंकि ये डाउट कभी कभी बच्चों को आ सकता है, इसलिए मैंने जस्ट टू बी वेरी क्लियर मैंने आपको ये डाउट ये जो पॉइंट है वो बता दिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली चर्चा खत्म। तो अभी तक हमने क्या क्या अकाउंटिंग एंट्री कवर कर दी। एक तो हमने बिल्कुल सिंपल जब बिल इशू और एक्सेप्ट होता है उसमें क्या एंट्री होती है, दोनों ड्रॉर और ड्रॉई की बुक्स में, वो डिस्कस कर ली। और इसके अलावा हमने 4 केसेस डिस्कस करे। बेसिकली जो होल्डर ऑफ द बिल होता है उसके पास क्या 4 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें हमने बोला वो या तो बिल को रिटेन कर सकता है टिल मैच्योरिटी, या तो वो बिल बैंक के साथ डिस्काउंट करा सकता है, या फिर वो बिल इंडोर्स करा सकता है, या फिर वो बिल कलेक्शन के लिए दे सकता है बैंक को। तो चारों केसेस में हमने एग्जॉस्टिवली सारी जो भी रेलिवेंट एंट्रीज हैं सब कुछ कवर कर ली। अभी हमें और भी कॉन्सेप्ट्स और जनरल एंट्रीज कवर करनी है, तो जल्दी से हम लोग बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। जब तक हम और आगे की कुछ चर्चाएं नहीं कर लेते, अभी हम स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हेडिंग डालना डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल, तो पहले इसमें लिखना शुरू करते हैं और फिर इसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें लिखना एरो डाल के व्हेन द ड्रॉई ऑफ द बिल defaults in
defaults in making the payment on due date, it is known as dishonor of bill. तो डिसऑनर ऑफ बिल का क्या मतलब हुआ? जब भी जो ड्रॉई है, जो बिल का एक्सेप्टर है, जिसकी लाइबिलिटी थी ड्यू डेट पे पेमेंट करने की, वो डिफॉल्ट कर देता है पेमेंट करने में, तो उसी को हम बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। और मेरे साथ साथ आप लोग ध्यान से लिखना, अच्छे से बड़ा बड़ा करके, दैट इज डिसऑनर ऑफ बिल इज इक्वल टू डिफॉल्ट बाय ड्रॉई। और ड्रॉई वर्ड पे आप लोग ब्लॉक कर देना, ठीक है? तो ऐसे जैसे मैंने आपको लिख के बताया, वैसे आप लोग भी लिखना डिसऑनर ऑफ बिल। तो डिसऑनर ऑफ बिल कब होता है? जब ड्रॉई डिफॉल्ट करता है ऑन द फॉर द पेमेंट ऑफ बिल ऑन द ड्यू डेट। ऐसा मैंने आपको क्यों लिखवाया, ये अभी आपको नहीं समझ आएगा। जब हम अपना एक मेजर कॉन्सेप्ट करेंगे जिसका नाम है अकोमोडेशन ऑफ बिल, तो उस कॉन्सेप्ट में जब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, वहां पे आपको समझ आएगा कि मैं यहां पे इस प्रकार से क्यों लिखवा रहा हूं। क्योंकि वहां पे जो अकोमोडेशन बिल के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कॉमनली आज डाउट आता है बच्चों का, तो वो डाउट आप लोगों को कभी ना आए, इसलिए मैंने आपको यहीं पे लिखवा दिया डिसऑनर ऑफ बिल कब होता है? जब डिफॉल्ट कौन करता है? ड्रॉई करता है। डिफॉल्ट कौन करता है? ड्रॉई करता है। अभी लिखना खत्म नहीं हुआ, अभी आगे और लिखना, नेक्स्ट एरो डाल के लिखना, नेक्स्ट एरो डाल के लिखना। तो नेक्स्ट एरो में काइंड ऑफ एक सब हेडिंग डाल देना, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस, तो इसमें लिखना नोटिंग चार्जेस के अंदर फर्स्ट बुलेट पॉइंट डाल के, sometimes when the bill is dishonored, when the bill is dishonored, bill may be given to a public official, पब्लिक ऑफिशियल ब्रैकेट में लिखना नोन एज नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक, तो नोटरी पब्लिक को अंडरलाइन भी कर लेना। तो क्या सेंटेंस लिख रहा था मैं? बिल मे बी गिवन टू अ पब्लिक ऑफिशियल नोन एज नोटरी पब्लिक, कॉमा, so as to establish the fact and causes of dishonor, comma, and avoiding the possibility of acceptor oblique drawee escaping the liability on any legal और टेक्निकल ग्राउंड्स। ठीक है, तो पहले पूरी सारी चीजें लिखना खत्म कर देते हैं और फिर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में डालना, इन सिंपल वर्ड्स नोटिंग ऑफ बिल
सर्व्स एज अ लीगल एविडेंस, एज अ लीगल एविडेंस ऑफ डिसऑनर। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट डाल के लिखना, नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक charges a small fee for this service, which is known as noting charges, नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस को भी अंडरलाइन कर लेना, नोटिंग चार्जेस को भी अंडरलाइन कर लेना, फुल स्टॉप। नोटिंग चार्जेस आर अल्टीमेटली recoverable, noting charges are ultimately recoverable from the party which is responsible for dishonor, that is acceptor oblique drawee of the bill, तो पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे साथ साथ सारी चीजें लिख ली होगी। अब क्या मतलब होता है नोटिंग ऑफ बिल? पहली बार डिसऑनर ऑफ बिल का मीनिंग तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। अब जब हम डिसऑनर पढ़ते हैं तो साथ साथ हम लोग नोटिंग ऑफ बिल का भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो उसी से रिलेटेड होता है। तो नोटिंग ऑफ बिल होता कुछ नहीं है, नोटिंग ऑफ बिल में जो होल्डर होता है बेसिकली वो क्या करता है, वो एक पब्लिक ऑफिशियल के पास जाता है जिसको हम बोलते हैं नोटरी पब्लिक, और वो उसको दिखाता है और उससे बेसिकली वो ठप्पा लगवा के देता है कि भाई बिल डिसऑनर हो चुका है। तो बेसिकली जो नोटिंग ऑफ बिल कराई जाती है वो एक लीगल एविडेंस हो जाता है आपका बिल डिसऑनर का। भाई कल को जो एक्सेप्टर है, ड्रॉई है, वो नालायक पंती ना करे, वो कोई लीगल टेक्निकल ग्राउंड लेके ना बोले नहीं 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 भाई बिल तो मैंने पेमेंट करने के लिए बोला था, बंदे ने मना कर दिया, या कोई भी फालतू का बहानेबाजी ना करे। तो ये एक नोटरी पब्लिक ठप्पा लगा देती है कि भाई ये बिल डिसऑनर हो चुका है। ठीक है, तो कल को जब कोर्ट अदालत में मामला पहुंचेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो ये एक लीगल एविडेंस होगा जिसको एक्सेप्ट करना होगा कोर्ट को कि भाई देखो बिल डिसऑनर तो हुआ था। अब जो ड्रॉई है वो इस बात से मुकर नहीं सकता कि बिल डिसऑनर नहीं हुआ था, ये इस्टेब्लिश हो चुका है फैक्ट कि भाई बिल डिसऑनर हुआ था। तो सिंपल इसी को बोलते हैं नोटिंग ऑफ बिल। अच्छा, आपके दिमाग में सवाल आएगा नोटरी और पब्लिक होती कौन है? तो बेसिकली लॉयर्स वगैरह ही होते हैं। तो आप गूगल करके एक बार देख लेना नोटरी पब्लिक इंडिया में कौन होती है। ये लॉयर्स वगैरह ही होते हैं जो बेसिकली कोर्ट वगैरह के बाहर बैठते हैं। ठीक है, अच्छा, जब ये नोटरी पब्लिक ठप्पा लगा रही है, ये अपनी एक सर्विस दे रही है, बिल को नोट कर रही है बेसिकली, तो क्या ये फ्री फंड में करेगी? अगेन सेम बात है भाई, कोई नोटरी पब्लिक ड्रॉर की चचेरी भाई तो है नहीं, या चचेरी बहन तो है नहीं, वो कोई ना कोई पैसा लेगी, कुछ चार्जेस लेगी, वो फ्री के सर्विस तो प्रोवाइड नहीं कर रही, तो वो एक छोटी सी फी चार्ज करती है इस नोटिंग ऑफ बिल के लिए, जिसको हम बोलते हैं क्या? नोटिंग चार्जेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस। ठीक है, अब नोटिंग चार्जेस जो खर्चा होता है, ये जो खर्चा होता है, इसका अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर पड़ना चाहिए? अल्टीमेट नोटिंग चार्जेस का जो बर्डन है वो किसके ऊपर आना चाहिए? खुद सोचो, आप बोलोगे भाई जिसकी गलती है, जिसकी वजह से डिसऑनर हो रहा है बिल, उसी के ऊपर फाइनल बर्डन आना चाहिए, है ना? अगर बिल डिसऑनर ना होता तो नोटिंग की बात ही नहीं आती और नोटिंग चार्जेस पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन बिल डिसऑनर हुआ है, इस वजह से नोटिंग चार्जेस का बोझ एक लेना पड़ रहा है। तो अल्टीमेट जो बर्डन होता है, अल्टीमेट लाइबिलिटी जो बन जाती है नोटिंग चार्जेस पे करने की, वो किसकी बनती है? फ्रॉम द पार्टी
विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर, जिस पार्टी की वजह से बिल डिसऑनर हुआ, और वो कौन पार्टी होती है वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो बिल का ड्रॉई या एक्सेप्टर होता है, बेसिकली जिसकी लाइबिलिटी थी पे करने की, उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्टीमेट लाइबिलिटी बन जाती है ऑफ दिस नोटिंग चार्जेस। तो ये आपका सिंपल नोटिंग ऑफ बिल का कॉन्सेप्ट। तो आई होप पहले तो बात आपको नोटिंग ऑफ बिल समझ आ गया होगा। अब सवाल उठा कि क्या एंट्रीज हमें पास करनी होती है, किस प्रकार से डिसऑनर की अकाउंटिंग एंट्रीज पास होती है। तो नेक्स्ट एरो डाल के लिखना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑनर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑनर। ठीक है। इसके लिए हम लोग वही एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो सपोज पार्टीज में अपनी वही लेके चल रहा हूं जो पहले से लेके चल रहा था। तो एक्स हमारा ड्रॉअर था, वाई हमारा ड्रॉई था, वाई हमारा ड्रॉई था। सपोज बिल का अमाउंट मान लो है 1000 रुपए, और बिल ऑब्वियसली डिसऑनर हो रहा है क्योंकि हम डिसऑनर की बात कर रहे हैं। तो नोटिंग चार्जेस हम लेके चलते हैं कितने, 10 रुपए सपोज। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा केस सिनेरियो, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं एक एग्जांपल है जिसकी हेल्प से हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से हमें काउंटिंग एंट्रीज करनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ड्रॉअर अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा। तो पहले मैं लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर दैट इज एक्स। और क्योंकि हमने पढ़ा क्या, हमने 4 केसेस पढ़े कि ड्रॉअर बिल के साथ क्या क्या कर सकता है, 4 केसेस हमने उसमें डिस्कस करे। तो हमें उन चारों केसेस में देखना पड़ेगा कि भाई वो चारों केसेस में डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्री किस प्रकार से ड्रॉअर यानी एक्स पास करेगा। ठीक है। तो हम लोग लेते हैं केस 1, व्हेन बिल इज retained till maturity, when bill is retained till maturity। तो बिल अगर एक्स अपने पास ड्यू डेट तक रिटेन कर रहा है तो फिर क्या एंट्री पास करेगा वो डिसऑनर में। अब वो बोलेगा कि भाई देखो बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, इधर लिखता हूं बिल डिसऑनर हो गया। तो मेरा एक बिल रिसीवेबल का जो एक एसेट खड़ा था वो खत्म हो गया, मेरा एसेट खत्म हो गया। कितने रुपए का बिल था ये हमने एग्जांपल में लिख लिया, कितने रुपए का बिल था, 1000 रुपए का बिल था। तो 1000 रुपए का बिल रिसीवेबल खत्म हो गया, तो एसेट हमें खत्म करना है, तो 1000 रुपीज से हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। खुद एंट्री बनानी है हमको, खुद एंट्री बनानी है, रटना नहीं है। ठीक है। तो बिल रिसीवेबल मेरा क्रेडिट हो जाएगा 1000 रुपए से। अच्छा, फिर नोटिंग चार्जेस की बात करी हमने। जब बिल डिसऑनर हुआ तो एक्स को जाके नोटरी पब्लिक के पास जाके इसका ठप्पा लगवाना पड़ा होगा और बदले में उसे कुछ नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े। तो कितने रुपए के नोटिंग चार्जेस पे करे, 10 रुपए के। तो ड्रॉअर अपनी जेब से खर्चा कर रहा है, नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं टू कैश या टू बैंक भी लिख सकते हैं, जो भी हो। कितने रुपए के नोटिंग चार्जेस है, 10 रुपए के, 10 रुपीज के नोटिंग चार्जेस। बट हमने क्या बोला, आइडियली आपको लगेगा भाई नोटिंग चार्जेस खर्चा है एक्स के लिए, तो नोटिंग चार्जेस के नाम से, खर्चे के नाम से इसको डेबिट भी करो, आपके दिमाग में यह बात आएगी। लेकिन हमने कॉन्सेप्ट में क्या बोला, नोटिंग चार्जेस की अल्टीमेट लाइबिलिटी किसकी होती है, उस पार्टी की होती है जिस पार्टी की वजह से डिसऑनर हुआ है ना। तो ये खर्चा एक्चुअली में एक्स का नहीं होना चाहिए, ये खर्चा किसका होना चाहिए, ये वाई का खर्चा होना चाहिए, क्योंकि डिफॉल्ट किसने करा, वाई ने करा। तो डेबिट हम किसको करेंगे, अब हम y को वापस डेबिट कर देंगे। तो y इज अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि अब y वापस से हमारा एज अ डेटर खड़ा हो गया, हमारी बुक्स में एक एसेट खड़ा हो गया, क्योंकि अब हमें इस पैसे y से मिलने वाले। बिल तो खत्म हो गया, बिल की ड्यू डेट चली गई, तो बिल तो डिसऑनर हो गया, तो उसको तो मुझे उड़ा देना है। तो उसके बदले में मैं वापस से y के अकाउंट को डेबिट करूंगा, लेकिन कितने अमाउंट से करूंगा, 1010 से करूंगा।
है ना। यानी एक्स बोलेगा भाई वाई देख, अब तेरे से मुझे 1000 रुपए तो लेने ही है पुराने बिल के, और साथ ही साथ जो 10 रुपए के नोटिंग चार्जेस मैंने अपनी जेब से पे करे वो भी तू ही मुझे पे करेगा, इसलिए अब वाई का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1010 रुपए से। तो ये हो गई हमारी बात व्हेन बिल इज रिटेन टिल मेच्योरिटी। केस 2 बताओ भाई, केस 2 हमने क्या बोला था? केस 2 में हमने बोला था, केस 2 में हमने बोला था when bill is discounted with bank, when bill is discounted with bank, यानी केस 2 में हम बोल रहे एक्स ने क्या किया था, बिल बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवा दिया था। तो अब यहां पे एंट्री क्या होगी? सेम एंट्री होगी, सेम एंट्री होगी। वाई को हम लोग डेबिट करेंगे, वाई इज अकाउंट डेबिट। भाई एक्स के लिए तो वाई से अब वापस से वही पोजीशन हो गई, वाई से वो पैसे लेगा तो एक्स वाई को डेबिट करेगा। क्रेडिट किसको करेगा? अब वो बैंक को क्रेडिट करेगा, है ना, बैंक को क्रेडिट करेगा। क्यों? क्योंकि अब जब बिल डिस्काउंट हुआ था तो बैंक होल्डर था बिल का, बैंक होल्डर था बिल का। तो जब डिसऑनर हो गया बिल, जब बैंक को वाई से पैसा नहीं मिला तो क्या बैंक चुपचाप बैठ जाएगा, वो माफ कर देगा? वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे नहीं फर्क पड़ता, अगर वाई पैसा नहीं दे रहा तो वापस वो एक्स के पास आएगा और वो एक्स से पैसा रिकवर करेगा। अब वो बिल का पैसा किससे रिकवर करेगा? एक्स से करेगा। जिसने डिस्काउंट कराया था बिल, उसी से वो वापस जाके पैसा रिकवर करेगा। ठीक है। अच्छा, अब वो कितना पैसा रिकवर करेगा? जब बिल डिसऑनर हुआ तो नोटिंग किसने करवाई होगी? भाई नोटिंग तो ऑब्वियसली जो बिल का होल्डर है वही कराएगा, और डिस्काउंटिंग की केस में बिल का होल्डर कौन था? बैंक था। तो नोटिंग किसने कराई होगी? बैंक ने कराई होगी। डिसऑनर की नोटिंग बैंक ने करवाई होगी। तो 10 रुपए का जो नोटिंग चार्जेस है वो बैंक ने अपनी जेब से पे किया होगा, है ना। तो अब बैंक वो हमसे रिकवर करेगा, बैंक वो हमसे रिकवर करेगा। तो बैंक बोलेगा लाओ जी मेरे को 1010 रुपए दो। अब बदले में ये 1010 रुपए हम किससे रिकवर करेंगे? हम वाई से रिकवर करेंगे, यानी एक्स वाई से रिकवर करेगा। तो पूरा का पूरा 1010 रुपए एक्स जो है वाई से रिकवर करेगा, एंड अकॉर्डिंगली हमारी एंट्री बन जाएगी वाइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। तो आई होप आप लॉजिक सारी चीजों का समझते हुए चल रहे होंगे मेरे साथ साथ। ठीक है। तो ये एंट्री होगी हमारी वाइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आ जाओ केस 3 पे। केस 3 हमने क्या बोला था? व्हेन बिल इज इंडोर्स्ड, व्हेन बिल इज इंडोर्स्ड, ब्रैकेट में लिख लेते हैं वही से टू जेड। अगर एक्स ने बिल इंडोर्स किया था जेड को, तो अब क्या एंट्री पास करेगा डिसऑनर पे? एक्स। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी भाई? एंट्री हमारी सेम होगी, वाई को तो डेबिट करना ही करना है, क्योंकि एक्स अल्टीमेटली वाई से पैसा जो भी है सब रिकवरी करेगा, तो वाई को तो डेबिट करना ही करना है। क्रेडिट किसको करेगा? वो एक्स जेड को करेगा, जेड को क्रेडिट करेगा। क्यों? क्योंकि जब इंडोर्स कराया था बिल तो जेड जो क्रेडिटर था हमारी बुक्स में डेबिट हो गया था, एक्स की बुक्स में डेबिट हो चुका था। लेकिन जब बिल डिसऑनर हो गया तो अब एक्स की वापस से जेड की तरफ की लायबिलिटी खड़ी हो गई, तो जेड को वो क्रेडिट कर देगा। अब अमाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट करेगा? 1010 से करेगा। क्यों? क्योंकि होल्डर ऑफ बिल था जेड, यानी इंडोर्सी, है ना। तो जब बिल डिसऑनर हुआ होगा तो नोटिंग किसने करवाई होगी? जेड ने करवाई होगी। तो नोटिंग चार्जेस अपनी जेब से पे किसने करे होंगे? जेड नहीं पे करे होंगे। तो जेड क्या बोलेगा? भाई जेड देख मैं तेरे से रिकवर करने वाला हूं, तो अब मेरी लाइबिलिटी 1000 की से बढ़ के हो गई 1010 रुपए। तो जेड की तरफ की एक लाइबिलिटी हमारी खड़ी हो जाएगी 1010 रुपए की, और कोरेस्पॉन्डिंगली ये हम किससे रिकवर करेंगे? ये हम y से रिकवर करेंगे। तो x इसको y से रिकवर करेगा, तो एंट्री हो जाएगी हमारी y अकाउंट डेबिट टू z अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 1010 रुपए। ठीक है जी। और क्या था हमारा इसमें? अच्छा, एक बात इसमें और चर्चा करनी पड़ेगी ना। जब बिल इंडोर्स हुआ था और डिसऑनर हो गया तो कोरेस्पॉन्डिंगली अब इंडोर्सी यानी जेड भी कुछ ना कुछ एंट्री करेगा। तो यहां मैं ब्लू पेन से लिख लेता हूं, इन द बुक्स ऑफ इंडोर्सी
तो जब बिल इंडोर्स हुआ था तो इंडोर्सी को भी अपनी बुक्स में कुछ एंट्री करनी पड़ेगी, दैट इज जेड। तो जेड अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, तो जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं अभी एंट्री हम लोग, ये वाली एंट्री हम लोग केस 3 डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जेड अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा। एक्स ने तो कर ली वाई टू जेड वाली एंट्री, अब जेड अपनी बुक्स में क्या एंट्री कर रहा होगा, तो जेड बोलेगा कि भाई देख मेरे बुक्स में एक्स की तरफ का एक डेटर वापस से खड़ा हो गया, कितने रुपए का, 1010 रुपए का। तो एक्स यानी एक डेटर को खड़ा कर देगा वो अपनी बुक्स में बाय डेबिटिंग एक्स अकाउंट। क्रेडिट किसको करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करेगा, है ना, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल का जो एसेट था वो किसकी बुक्स में खड़ा हुआ था, जेड की बुक्स में खड़ा हुआ था जब इंडोर्स हो गया था। तो जब बिल डिसऑनर हुआ तो बिल्स रिसीवेबल को अब वो वापस से क्रेडिट करेगा। तो बिल कितने रुपए का था, हमारे एग्जांपल में 1000 रुपए का था। और नोटिंग चार्जेस हमने बोला किसने पे करे होंगे, जेड ने पे करे होंगे। जेड ने जो नोटिंग चार्जेस पे करे उसकी अलग से एंट्री आ जाएगी। तो टू कैश या बैंक अकाउंट कितने रुपए आ जाएंगे, 10 रुपए आ जाएंगे। इस प्रकार से हमारी एंट्री हो जाएगी इन द बुक्स ऑफ जेड। ठीक है, तो आई होप यह इतनी एंट्रीज आप डिसऑनर की समझते हुए चल रहे होंगे। केस नंबर 4 फाइनल, अपना लास्ट केस। व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन, व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन, है ना। तो जब बिल हमने फॉर कलेक्शन सेंड किया था तो हमने क्या एंट्री करी थी, आप लोगों को याद होगा केस 4 में हमने एंट्री करी थी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो यानी कि बिल्स रिसीवेबल को रिप्लेस करके हमारी बुक्स में आ गया था बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो जब बिल डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, तो अब हमें बिल सेंट फॉर कलेक्शन जो हमने पहले डेबिट कर दिया था अब उसको हमें वापस से क्रेडिट करना होगा। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से डेबिट कर रखा होगा हमने उस टाइम पे, 1000 रुपए से ही कर रखा होगा, तो 1000 रुपए से ये डेबिट हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा। साथ ही साथ नोटिंग चार्जेस यहां पे हम ही पे करने पड़े होंगे क्योंकि यहां तो भाई हम ही होल्डर थे, है ना। बस हमने बिल को सेफ कस्टडी के लिए बैंक के पास रखा था, लेकिन पैसा तो हम ही मिलने वाला था इस बिल का, तो नोटिंग हमने ही कराई होगी। तो नोटिंग चार्जेस हम यहां पे कर देंगे। कितने रुपए के नोटिंग चार्जेस हैं, 10 रुपए के। और पूरा का पूरा पैसा अब हम किससे रिकवर करेंगे, वापस से वाई से रिकवर करेंगे। तो हमारी बुक्स में वाई को डेबिट कर देंगे हम लोग। कितने अमाउंट से, टोटल 1010 से इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। ठीक है, तो ये होगी हमारी डिसऑनर के केस में एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, और साथ साथ इन द बुक्स ऑफ इंडोर्सी भी मैंने एंट्री आपको बता दी। अब सवाल उठा कि ड्रॉर की बात खत्म हो गई, ड्रॉ ही अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो ड्रॉई कौन है मेरे इस एग्जांपल में, सॉरी वाई है ना। वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, तो वाई को कोई लेना देना नहीं भाई। जब चारों केसेस हुए थे, जो भी चाहे बिल डिस्काउंट हुआ था, चाहे इंडोर्स हुआ था, चाहे कलेक्शन के लिए बैंक के पास गया था, ड्रॉई ने तो अपनी बुक्स में कोई अलग से एंट्री करी नहीं थी। ये तो मैंने आपको ऊपर हर केस में लिखवा दिया था, नो सेपरेट एंट्री विल बी पास्ड बाय वाई। वाई को स्पेशली अपनी बुक्स में एंट्री तो कर नहीं रहा था। तो जब डिसऑनर होगा बिल का तो वाई अपने बुक्स में एक ही एंट्री करेगा, चाहे कोई भी केस हो। ड्रॉई की बुक्स में एक ही एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी, एक लाइबिलिटी खड़ी हुई थी वाई के पास बिल्स पेबल के नाम से, उसको वो वापस से अब खत्म कर देगा डेबिट करके। तो बिल्स पेबल को डेबिट करेंगे। कितने रुपए का बिल था, 1000 रुपए का बिल था। साथ ही साथ नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस हमने क्या बोला, अल्टीमेटली किसका बर्डन है, उस पार्टी का जिस पार्टी ने डिफॉल्ट करा, यानी वाई का, ड्रॉई का बर्डन है। तो जो नोटिंग चार्जेस का एक्चुअल खर्चा है वो कौन रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक्स में, वो वाई रिकॉर्ड करेगा। तो यहां पे वो लिख देगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए के नोटिंग चार्जेस है, 10 रुपए के। और क्रेडिट किसको करेगा वो, अब एक नई लाइबिलिटी खड़ी होगी वाई के लिए, एक्स की लाइबिलिटी। और कितनी रुपए की लाइबिलिटी खड़ी हो गई, 1010 रुपए की, 1010 रुपए की। तो ये सारी आपकी एंट्रीज होती है डिसऑनर ऑफ बिल की।
ठीक है, तो अब हमने डिसऑनर ऑफ बिल में भी एग्जॉस्टिवली डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार से एंट्रीज हमें पास करनी होती है। क्या सर अब हम लोग स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो गए? द आंसर इज नो, अभी भी नहीं हम लोग तैयार है। अभी भी हमें कुछ और बातें चर्चा डिस्कस करनी पड़ेगी, कवर करना पड़ेगा, तब जाके हम स्टडी मटेरियल के सवालों पे आ पाएंगे। तो जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब आप लोग अपने पास अपने रजिस्टर्स में नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हेडिंग रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल, तो मैंने मीनिंग ऑलरेडी पहले से लिख दिया है, तो आप लोग पहले मेरे साथ या तो वीडियो पॉज करके पहले इस मीनिंग को लिख लेना और फिर मेरी बातों को सुनना। चलिए, तो रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है, तो देखना मैंने क्या बोला, एक मिनट देना, हाँ स्क्रीन फुल कर देता हूं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, रिन्यूअल ऑफ बिल। इफ द एक्सेप्टर ऑफ द बिल दैट इज ड्रॉई is unable to pay the bill amount on due date, he may ask the holder of the bill, that is drawer, to cancel the old bill and draw a new bill substituting, ये वर्ड लिखा है substituting, substituting the old bill. This process is known as renewal of bill. क्या मतलब है इसका? तो पहले आप लोग लिख लेना इस मीनिंग को, फिर मेरी बात को सुनना। क्या मीनिंग है इसका? तो सपोज वही ले लेते हैं, एक्स है और वाई है, अब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना। एक्स है और वाई है ना। एक्स हमारा क्या था? ड्रॉर, अब तो आप लोगों को रट गया होगा, और वाई था ड्रॉई, है ना। सपोज जो बिल था इसकी ड्यू डेट थी, ऐसी रैंडमली कुछ भी ले लेता हूं, 3 अगस्त, 3 अगस्त को ड्यू डेट थी। बिल का अमाउंट भी ले लेते हैं, चलो 10,000 रुपए। अब रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या कहानी होती है? रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या कहानी होती है? ड्रॉई ड्रॉर के पास आता है, तो वाई एक्स के पास आता है और एक्स को बोलता है, देखो एक्स भाई, मुझे पता है 3 अगस्त को बिल की ड्यू डेट है और मुझे आपको 10,000 रुपए देने हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं 3 अगस्त को 10,000 रुपए नहीं दे पाऊंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस बिल का पीरियड 2 महीने से और बढ़ा दीजिए। इस बिल का पीरियड 2 महीने से और बढ़ा दीजिए। यानी कि वाई क्या बेसिकली कहता है एक्स से कि आप एक काम करिए, जो ये पुराना बिल था, ये जो पुराना बिल था जिसकी ड्यू डेट पड़ रही थी 3 अगस्त को, इसको आप कैंसिल कर दो और इसकी जगह एक नया बिल बना लो। इसकी जगह एक नया बिल बना दो सेम अमाउंट का, जिसकी ड्यू डेट आपकी सपोज 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, मतलब जितना भी एक्सटेंशन चाहिए वाई को, उतनी एक्सटेंडेड पीरियड जो भी लेके उसकी ड्यू डेट आगे की हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे होता क्या है, जो पुराना ओरिजिनल बिल होता है, पुराना बिल बोल लो, ओरिजिनल बिल ले लो, वो तो कैंसिल हो जाता है और उसकी जगह एक नया बिल पिक्चर में आ जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिन्यूअल ऑफ बिल। तो आई होप पहले तो आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा इसका। ठीक है, लेकिन अभी इस कॉन्सेप्ट में अभी हमें और लिखना है, तो मेरे साथ साथ आप लोग लिखते हुए चलना। नेक्स्ट एरो डाल के लिखना, नेक्स्ट एरो, नोटिंग ऑफ बिल is not required in case of renewal. Noting of bill is not required in case of renewal, है ना। तो देखो भाई, नोटिंग ऑफ बिल कब हम करते थे? हम डिसऑनर के केस में करते थे, है ना। डिसऑनर के केस में क्या होता था? बेसिकली ड्रॉई से गुस्सा होता था और उसे डर लगता था ड्रॉई कुछ झोलझाल करेगा, कोई टेक्निकल ग्राउंड पे, लीगल ग्राउंड पे बच जाएगा, तो वो सेफ रहने के लिए, लीगल एविडेंस लेने के लिए डिसऑनर का वो नोटिंग कराता था। अब जब रिन्यूअल ऑफ बिल की बात हो रही है, तो देखो रिन्यूअल ऑफ बिल में एक काइंड ऑफ समझौता हो रहा है। आपको फील होगा इस कॉन्सेप्ट में कि जो ड्रॉर और ड्रॉई के बीच का जो रिलेशनशिप है वो खराब नहीं हो, ठीक है, बस ड्रॉई भाई नहीं पे कर पा रहा ड्यू डेट पे, तो वो उससे हमली रिक्वेस्ट करके कह रहा है कि भाई एक काम करो, आप नया बिल बना लो, रिन्यू कर दो, पुराने बिल को कैंसिल कर दो। वो मना नहीं कर रहा, वो ये नहीं कह रहा कि मैं पे नहीं करूंगा, वो कह रहा है मैं पे कर दूंगा, लेकिन मुझे पेमेंट करने के लिए थोड़ा सा और टाइम चाहिए। तो बेसिकली ड्रॉर और ड्रॉई के बीच में काइंड ऑफ समझौता हो रहा है, इसलिए हम लोग प्रैक्टिकली कह देते हैं, या मतलब मैंने यहां पे लिख दिया प्रैक्टिकली कि भाई नोटिंग ऑफ बिल की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक समझौता ही तो हो रहा है, दोनों के बीच में एक नया एग्रीमेंट काइंड ऑफ बन रहा है,
कोई बात नहीं, तो चलता रहता है, ये तो अपने बिजनेस में चलता रहता है, तो यहां पे नोटिंग की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट एरो लिखना, नेक्स्ट एरो में लिखना ड्रॉर may charge an interest for the extended period, for the extended period, that is for the period falling between due date of old bill and due date of new bill। ठीक है, तो आप खुद सोचना, जब पीरियड की एक्सटेंशन हो रही है, जब पीरियड का एक्सटेंशन हो रहा है, तो बेसिकली ड्रॉर क्या बोलेगा, भाई देखो मेरे को आइडियली इस पर्टिकुलर आज की ड्यू डेट पे मुझे पैसा मिल जाना चाहिए था। आप क्योंकि पीरियड का एक्सटेंशन मांग रहे हो, तो ड्रॉर हो सकता है ड्रॉई से बोले कि भाई देखो इस एक्सटेंडेड पीरियड के लिए हम आपसे थोड़ा सा कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, खाली इस एक्सटेंडेड पीरियड के लिए हम कुछ आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और एक्सटेंडेड पीरियड का मतलब क्या हुआ, ड्यू डेट ऑफ ओल्ड बिल यानी पुराने बिल का या ओरिजिनल बिल का जो ड्यू डेट था वो, एंड ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल, है ना। लॉजिकली सोचो भाई, जो ड्यू डेट ऑफ ओल्ड बिल है और ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल है ना, इसके बीच का जो डिफरेंस है यही तो एक्सटेंडेड पीरियड है ना। तो इस एक्सटेंडेड पीरियड के लिए हो सकता है ड्रॉई से कुछ इंटरेस्ट चार्ज करे। आगे लिखना नेक्स्ट एरो, एट द टाइम ऑफ renewal, drawee may make some part payment in cash, which may or may not include interest। In such a case, new bill is drawn only for the balance amount unpaid। Similarly, interest is also calculated only on the unpaid amount। ठीक है, तो क्या लिखा हमने यहां पे कि जब रिन्यूअल होता है तो हो सकता है जो ड्रॉई है बोले एक काम करो, कुछ पैसा आप अभी ले लो और बचे हुए पैसे के लिए आप नया बिल ड्रॉ कर दो, है ना। इसको हम बोलते हैं पार्ट पेमेंट, तो हो सकता है ड्रॉई रिन्यूअल के टाइम पे कुछ पार्ट पेमेंट कर दे, कुछ पार्शियल पेमेंट कर दे और बोले कि बैलेंस अमाउंट के लिए आप नया बिल बना दो। ठीक है, दूसरी बात, जब इंटरेस्ट की हम बात करेंगे, जो मैंने आपसे एक्सटेंडेड पीरियड की इंटरेस्ट की बात करी, तो आप लॉजिकली सोचना, जब इंटरेस्ट की हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हम पूरे बिल के अमाउंट पे कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट की, या सिर्फ उसी अमाउंट पे जो पे नहीं किया गया ड्यू डेट पे। ऑब्वियसली भाई जो पार्शियल पेमेंट कर दिया ड्रॉई ने वो तो ड्यू डेट पे आ गया ना, उस पे तो कोई एक्सटेंडेड पीरियड की बात ही नहीं आई। सिर्फ जो पैसा उसने पे नहीं करा उसी पे तो हमें एक्सटेंडेड पीरियड का इंटरेस्ट लगाना चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला कि इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो सिर्फ
बैलेंस अमाउंट जो अनपेड अमाउंट है उसी पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस वाली बात मैंने बेसिकली आपको बताई। और लिखो अभी, और लिखो। इस कॉन्सेप्ट में लिखना ज्यादा इसलिए जरूरी है, नहीं तो बच्चों को डाउट आता है इस कॉन्सेप्ट में। तो लिखना, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन रिन्यूअल is an income for the drawer और an expense या फिर लॉस फॉर द ड्रॉई। इससे आपका ट्रू फॉल्स का सवाल बन सकता है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। तो लॉजिकली सोचना, जो हम यहाँ रिन्यूअल पे जो हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, जो ड्रॉर ड्रॉई से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो ड्रॉर के लिए इंटरेस्ट क्या है भाई? उसके लिए इनकम है कि क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है। और कोरेस्पॉन्डिंगली ड्रॉई के लिए क्या है? ये खर्चा है या नुकसान है, क्योंकि ड्रॉई को इंटरेस्ट बियर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको बात पता होना चाहिए। यहां से आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बन सकता है, और कॉन्सेप्चुअली भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे तब हम इस चीज को वहां पे देख भी लेंगे। चलिए, तो जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की मैंने चर्चा कर ही ली है, तो हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट एरो डाल के लिखना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिन्यूअल ऑफ बिल के केस में क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है? तो इसमें फर्स्ट लिखना, फॉर कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। तो देखो, अब स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या बोला, जब बिल का रिन्यूअल होता है तो जो पुराना बिल होता है वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि उसकी जगह एक नया बिल सब्सटीट्यूट हो जाता है। तो जब पुराना बिल कैंसिल होगा तो उसकी हम क्या एंट्री करेंगे? तो भाई बहुत सिंपल है, डिट्टो सेम जो एंट्री डिसऑनर ऑफ बिल की आप करते हो। डिसऑनर में हम बेसिकली करते क्या है? बिल को कैंसिल ही तो करते हैं। तो जो एंट्री आपने डिसऑनर के लिए सीख ली, वही एंट्री आपको कैंसिलेशन के लिए भी करनी है। सिर्फ फर्क क्या होगा? एक फर्क होगा, मैंने आपको क्या बोला, रिन्यूअल ऑफ बिल के केस में नोटिंग चार्जेस की हम बात नहीं करेंगे। तो नोटिंग चार्जेस की यहां पे चर्चा होगी ही नहीं, और आपको क्वेश्चन में मिलेगी भी नहीं आपको नोटिंग चार्जेस की कोई भी इंफॉर्मेशन रिन्यूअल के केस में। तो उसको छोड़ के जो एंट्री आप डिसऑनर के केस में कर लेते हो वही आपको यहां पे कर लेनी है। तो फटाफट से लिख लेना, मैं वापस इतनी सारी एंट्रीज नहीं लिखवाऊंगा, तो यहां पे सिर्फ लिख लेते हैं, सेम एज डन इन डिसऑनर ऑफ बिल। दोबारा से यहां चाहे तो लिख लो, नोटिंग चार्जेस विल नॉट बी एप्लीकेबल। खत्म। ठीक है, तो पहला स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप में लिखना, अब आगे क्या होता है? फिर हमने बोला कि एक्सटेंडेड पीरियड के लिए हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं, चार्ज करते हैं, बेसिकली ड्रॉई से चार्ज करता है। तो लिखेंगे फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड। तो इसकी क्या एंट्री करेंगे? तो पहले लिखना, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, ड्रॉर अपनी बुक्स में इंटरेस्ट की क्या एंट्री करेगा? तो हमने क्या बोला था? हमने बोला था ड्रॉर के लिए क्या है? इंटरेस्ट एक इनकम है, ये इनकम है। तो इनकम है तो वो क्या बोलेगा? इनकम क्या होती है भाई? क्रेडिट होती है, आई होप आपको पता ही होगा। तो इंटरेस्ट को वो क्रेडिट कर देगा। और ये इंटरेस्ट मिलना किससे है? ड्रॉर से मिलना है। ये इंटरेस्ट किससे मिलना है? ड्रॉर से मिलना है। तो वो, सॉरी ड्रॉर से कह रहा हूं, ड्रॉई से मिलना है, सॉरी ड्रॉई से मिलना है। इंटरेस्ट किससे मिलना है? ड्रॉई से मिलना है। तो ड्रॉर क्या करेगा? ड्रॉई के अकाउंट को डेबिट कर देगा, क्योंकि
अब ड्रॉई से हमको एडिशनली ये इंटरेस्ट भी मिलना है, एंट्री हो जाएगी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और अगर आपसे मैं पूछूं कि सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, चलो कैलकुलेशन से पहले हम लोग ड्रॉई की बुक्स की एंट्री भी लिख लेते हैं, पहले हम लोग ड्रॉई की बुक्स की एंट्री लिख लेते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, तो ड्रॉई के लिए हमने क्या बोला, ये इंटरेस्ट एक खर्चा है, तो खर्चे को वो क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और ये इंटरेस्ट की लाइबिलिटी बेसिकली किसकी तरफ आ गई, ड्रॉई की, ड्रॉअर की तरफ आ गई, क्योंकि इंटरेस्ट ड्रॉअर को पे करना है, तो किसको क्रेडिट कर देगा, ड्रॉअर को। ड्रॉअर्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, खत्म। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की कैसे कैलकुलेशन होगी या क्या फॉर्मूला बनेगा, तो सिंपल है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू बैलेंस अनपेड इंटू इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 इंटू एक्सटेंडेड पीरियड अपॉन 12। और एक्सटेंडेड पीरियड का मीनिंग मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं ऊपर, मैं दोबारा नहीं लिखता, अब चाहे तो यहां पे लिख लेना। एक्सटेंडेड पीरियड का मतलब कौन सा पीरियड, पीरियड फॉलिंग बिटवीन ड्यू डेट ऑफ ओल्ड बिल एंड ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल, इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड पीरियड, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट की बात। आगे चलते हैं, तो दो चीजें हो गई, अब थर्ड, फिर हमने बोला था कि हो सकता है कि कुछ ड्रॉई पार्ट पेमेंट कर ले, कुछ पार्शियल पेमेंट कर ले, तो अगर कोई पार्ट पेमेंट हो रही है तो उसकी एंट्री क्या होगी, चाहे ग्रीन पेन से लिखना चाहिए था ना, चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, ग्रीन पेन से लिखना चाहिए था, बट अब मिटा नहीं रहा मैं इसको, कोई बात नहीं। एक मिनट देना ये, हाँ जी, तो पार्ट पेमेंट की एंट्री ड्रॉअर क्या करेगा, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, तो ड्रॉअर क्या एंट्री करेगा भाई, तो पार्ट पेमेंट क्या हो रहा है, खुद सोचना, पार्ट पेमेंट क्या हो रहा है, ड्रॉअर को मिल रहा है ना, ड्रॉअर को ड्रॉई से मिल रहा है, तो क्या एंट्री पास करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट, जितना पैसा भाई ड्रॉई से मिल गया उतने पैसे से उसको वो क्रेडिट कर देगा, उसकी एसेट, मतलब ड्रॉई बेसिकली क्या है, एक एसेट है, एक डेटर है काइंड ऑफ, तो जितना पैसा मिल गया ड्रॉई से उतना पैसा हम लोग क्रेडिट कर देंगे इसको, खत्म। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं ड्रॉअर क्या एंट्री करेगा भाई, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई पार्ट पेमेंट की क्या एंट्री करेगा, तो सेम वे में सोचना, सेम वे में सोचना, एक मिनट ये, हाँ जी, तो सेम वे में सोचेंगे, ड्रॉई क्या कर रहा है भाई, पेमेंट कर रहा है ना, ड्रॉई पेमेंट कर रहा है, उसके पास से पैसा जा रहा है, तो वो क्या एंट्री करेगा, वो बोलेगा भाई देखो ड्रॉअर को पेमेंट हो रही है, तो ड्रॉअर की तरफ की लाइबिलिटी खत्म हो रही है, तो ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक अकाउंट ही लिख दो, चलो ऊपर बैंक लिखा तो यहां भी बैंक ही लिख लेते हैं, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अच्छा, हमने ये भी बोला था कि जो पार्ट पेमेंट हो रही है उसमें हो सकता है भाई इंटरेस्ट इंक्लूड हो सकता है ड्रॉई बोले देखो जो भी एक्सटेंडेड पीरियड का इंटरेस्ट है प्लस पार्ट पेमेंट है वो आप मुझसे अभी ले लो और बचा हुआ पैसा बाद में लेना, या ये भी हो सकता है कि जो पार्ट पेमेंट हो रही है इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड ना हो, है ना। तो क्वेश्चन बता दे तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर क्वेश्चन ना बताए तो हम क्या बोलेंगे, हम अज्यूम क्या करेंगे, तो लिख लो स्टार डाल के, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट assume
पार्ट पेमेंट एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट, एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो ये अजम्पशन हम लेके चलेंगे, चाहे तो एग्जाम में अगर सवाल आएगा और हमें अजम्पशन लेनी पड़ेगी तो हम ये अजम्पशन कोड भी कर देंगे एग्जाम। ठीक है, ये बात खत्म हो गई। और फाइनली फोर्थ, फॉर ड्रॉइंग ऑफ न्यू बिल, फॉर ड्रॉइंग ऑफ न्यू बिल, in the books of drawer। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि जो नया बिल ड्रॉ हो रहा था, जो रिप्लेस कर रहा है बेसिकली पुराने बिल को, उसको हम लोग उस नए बिल की हम लोग बेसिकली एंट्री कर देंगे। तो इसकी एंट्री अपनी वही हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। तो बेसिकली जो भाई नॉर्मल बीआर की एंट्री होती है वही एंट्री हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट और ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होगी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ड्रॉर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। दैट्स इट। तो ये हो गया मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल। टाइम लेके देखो, इतना एग्जॉस्टिवली आप अपनी स्टडी मटेरियल में देखोगे तो मेरे ख्याल से इतनी एग्जॉस्टिव वे में आपको एंट्रीज नहीं मिलेंगी या कोई भी डिस्कशन नहीं मिलेगी। मैंने आपको इसलिए कराई क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि रिन्यूअल ऑफ बिल के केस में बच्चों के डाउट्स आते हैं। ठीक है, तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सारी चीजें लिखवा लूं ताकि आप जब अपने आप पढ़ो तो आपको अपने दिमाग में कोई भी डाउट ना आए। ठीक है, सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट। एक हम छोटा सा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन करते हैं, अभी तक की जितनी भी डिस्कशन करी उसके बाद चलिए। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है आपके स्टडी मटेरियल का, पेज नंबर है 6.10, 6.10। ठीक है, स्टडी मटेरियल अगर आपके पास हार्ड कॉपी में नहीं है, बुक्स नहीं आई है अभी आपके पास, तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 2 पढ़ना मेरे साथ साथ। क्या कह रहा है, कहता है विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर 2019 फॉर ₹1,09,000। तो विजय ने प्रीतम को कुछ 1,06,000 रुपए के गुड्स बेचे। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 months बिल। प्रीतम ने 3 महीने का बिल एक्सेप्ट कर लिया। ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रीन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months। तो देखो क्या हुआ, जब ड्यू डेट आई इस बिल की तो प्रीतम ने बोला कि भैया एक काम करो, आप 2 महीने के लिए इस बिल को एक्सटेंड कर दो, एक रिन्यू कर दो। विजय एग्रीज प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड क्या आगे इसको अंडरलाइन करना आप लोग, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% per annum was paid immediately in cash। है ना, देखो क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया कि क्या एग्रीमेंट हुआ इनके बीच में कि ठीक है बिल रिन्यू हो जाएगा 2 महीने के लिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो भी इंटरेस्ट बनता है वो अभी के अभी मिल जाना चाहिए। तो यानी कि यहां पे जब पार्ट पेमेंट की उसने इंफॉर्मेशन बोली, उसने क्या बोल दिया कि जब पार्ट पेमेंट होगी वो किसकी इसकी पार्ट पेमेंट होगी, इंटरेस्ट की पार्ट पेमेंट होगी सिर्फ। ठीक है, तो बहुत केयरफुली क्वेश्चन को हमको पढ़ना है। टू दिस प्रीतम वॉज एग्रीएबल। ठीक है, द सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट, बहुत अच्छी बात है। तो नया बिल जो बना वो ड्यू डेट पे ऑनर हो गया। गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विजय एंड प्रीतम। तो दोनों पार्टीज के बुक्स में आपको एंट्रीज पास करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं विजय की बुक्स में करवा दूंगा आपको और प्रीतम के बुक्स में आपको होमवर्क में करना होगा। प्रीतम के बुक्स में आपको होमवर्क में करना होगा, एक की किताब में हम लोग एंट्री कर लेते हैं। चलिए, तो हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2।
इलस्ट्रेशन नंबर 2, जब भी आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चंस करो, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर देना भाई पार्टी कौन है। पार्टी आप आइडेंटिफाई कर देना, नाम तो दे देगा क्वेश्चन में, बट वो है कौन सी पार्टी है ये आइडेंटिफाई कर देना। जैसे कि इस सवाल में आपको दो पार्टीज की इंफॉर्मेशन दी है, एक तो उसने बोला हुआ है विजय और एक बोला हुआ है उसने प्रीतम। फर्स्ट आइडेंटिफाई कौन पार्टी है। तो विजय ने प्रीतम को गुड्स बेचा है और उसके बदले में बिल ड्रॉ किया है जिसको प्रीतम ने एक्सेप्ट किया है। दैट मींस विजय कौन हो गया मेरा, विजय हो गया मेरा ड्रॉर और प्रीतम हो गया मेरा ड्रॉई। तो ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई कर देना, ठीक है। चलो अब हम करते हैं एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विजय, इन द बुक्स ऑफ विजय, और प्रॉपरली डेट्स वगैरह देख के एंट्री करेंगे हम लोग। डेट्स के बारे में बहुत केयरफुल रहना। तो पहली एंट्री होगी ऑन विच डेट, 1 सितंबर, 1 सितंबर 2019। तो 1 सितंबर को सेल्स हुई है, 1 सितंबर को सेल्स हुई है, तो विजय ने प्रीतम को गुड्स बेचे हैं, तो क्या एंट्री होगी, क्रेडिट सेल है बेसिकली। तो प्रीतम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 1,06,000, 1,06,000। सिंपल। अच्छा, सेम डेट पे बिल ड्रॉ हो गया, कितने महीने का, 3 महीने का बिल ड्रॉ हुआ। तो बिल ड्रॉ करने की क्या एंट्री होगी, तो विजय के लिए क्या होगा, विजय ड्रॉर है तो विजय के लिए बिल्स रिसीवेबल होगा, तो वह एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम्स अकाउंट, टू प्रीतम्स अकाउंट। ठीक है, सारी एंट्रीज में आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। अब आपको जल्दी जल्दी इसमें अपने दिमाग लगा के एंट्रीज खुद से खुद बनानी है। खत्म हो गई ये एंट्री, खत्म। फिर क्वेश्चन ने बोला कि क्या हुआ ड्यू डेट पे जो क्या नाम था उसका, प्रीतम, ड्यू डेट पे प्रीतम ने बिल रिन्यू करने की रिक्वेस्ट डाली। तो सबसे पहले जब रिन्यूअल की आपको एंट्रीज करनी है तो आपको फर्स्ट बिल का ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट बिल की ड्यू डेट कैसे निकलेगी, तो 3 महीने बोला है, 3 महीने का बिल था, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, ड्यू डेट जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हम ड्यू डेट हमेशा मेच्योरिटी डेट लेके चलेंगे। दैट मीन्स हमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी ऐड करके चलना है। तो क्या आ जाएगी मेरी ड्यू डेट, एग्जाम में ऐसे लिखना मत, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं बस, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, उसमें आप डायरेक्टली अपना ड्यू डेट लिख लेना। तो 1 सितंबर से 3 महीना, तो कोरेस्पॉन्डिंग डेट क्या होगी, मैंने आपको ड्यू डेट की कैलकुलेशन फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था। तो 1 सितंबर से 3 महीने ले लो और कोरेस्पॉन्डिंग डेट लेना, वो आएगा 1 दिसंबर, और 1 दिसंबर में आप और 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड कर देना, तो वो आ जाएगा 4 दिसंबर 2019, 4 दिसंबर 2019। तो क्या हुआ, जब रिन्यूअल की बात हुई तो सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि हमें बिल को, पुराने बिल को कैंसिल करना होता है। तो पुराने बिल के कैंसिल करने की क्या एंट्री होगी, पुराने बिल को कैंसिल करने की क्या एंट्री होगी, बिल्स रिसीवेबल को खत्म कर देंगे। तो बिल्स रिसीवेबल जिसको ऊपर हमने डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देंगे 1,06,000 से, और किसको डेबिट कर देंगे हम लोग, प्रीतम को वापस से डेबिट कर देंगे, प्रीतम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,06,000। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, सेम डेट पे नेक्स्ट क्या होगा, हमने नेक्स्ट सीखा इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो अब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट क्या है, हम विजय की बात कर रहे हैं, ड्रॉर की बात कर रहे हैं, तो ड्रॉर के लिए इंटरेस्ट हमने बोला क्या होता है, इनकम होती है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रीतम्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। आप इसको इंटरेस्ट इनकम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, चलो इंटरेस्ट इनकम लिख देते हैं, कुछ भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी भाई, बैलेंस अमाउंट अनपेड, तो पूरा का पूरा 1,06,000 अनपेड ही रह रहा है, क्योंकि जो पार्ट पेमेंट हो रही है वो तो सिर्फ इंटरेस्ट की हो रही है ना, बिल के अमाउंट की तो कोई भी पार्ट पेमेंट नहीं हो रही, खाली इंटरेस्ट की पार्ट पेमेंट हो रही है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है। तो 1,06,000 यानी पूरे बिल के अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। रेट आपको 9% दे रखा है, और कितने महीने का, हमने क्या सीखा है, एक्सटेंडेड पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो एक्सटेंडेड पीरियड कितना है मेरा, 2 मंथ्स है, क्लियरली क्वेश्चन में बोला हुआ है 2 महीने के लिए रिन्यू करा जा रहा है, तो 2 मंथ्स इज माय एक्सटेंडेड पीरियड। तो ये कितना आ जाएगा, 1,06,000 इंटू 9%,
डिवाइड बाय 6, तो ये आ रहा है 1590, ये आ रहा है 1590। फिर सेम डेट पे पार्ट पेमेंट रिसीव हो रही है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीतम्स अकाउंट, पार्ट पेमेंट की एंट्री जो हमने सीखी। और पार्ट पेमेंट कितनी मिल रही है, सिर्फ इंटरेस्ट की मिल रही है, यानी 1590 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो हमें अभी मिल जा रहा है ना। और बैलेंस के लिए नया बिल ड्रॉ हो रहा है, तो उसके लिए नया ले लो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम्स अकाउंट। कितना है, 1,06,000, 1,06,000। ठीक है। और फिर क्वेश्चन ने बोला है कि जो नया बिल का ड्यू डेट थी उस ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो गया, तो पहले आप इसको अगेन ड्यू डेट निकालो नई बिल की, तो वही 2 महीने इसमें प्लस हो जाएंगे, प्लस 3 डेज इसका ग्रेस पीरियड। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 फरवरी, कोरिस्पॉन्डिंग डेट आएगी 4 फरवरी, और उसमें 3 दिन और ऐड कर देंगे तो आ जाएगी 7 फरवरी, 7 फरवरी 2020। तो इस डेट पे जो नया बिल आया था वो हमें बराबर मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,06,000। ठीक है। तो बस इस प्रकार से हमें अप्लाई करने होते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। तो आई होप आज की डिस्कशन आपको सारी समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। तो आज वैसे कॉन्सेप्ट्स में बहुत कुछ लिखवाया मैंने आपको, तो आपको सबसे पहले तो वो अच्छे से थॉरली रिवाइज करना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ज्यादा जोर डालेंगे। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अभी तक के क्लियर नहीं होंगे तो आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो पहले भाई जितने भी कॉन्सेप्ट्स 2 लेक्चर में मैंने डिस्कस करे, क्लियरली उसको पढ़ लेना। और ज्यादा होमवर्क कुछ खास है नहीं, एक आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लेना और एक एंड में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 कर देना। इतना आप लोग कर लेना और बाकी हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको फ्रूटफुल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, आपको इससे मदद मिली होगी। अगर यह लेक्चर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।